हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग सब? हो भाई, पढ़ पढ़ के पढ़ा पढ़ा के बैठ गया है गला। आप बताइए कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन, क्या हाल चाल है, कैसे चल रहा है सब कुछ? क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग सब? पढ़ पढ़ के पढ़ा पढ़ा के बैठ। हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी आ जाइए फटाफट, एकदम तुरंत, जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी आ जाइए, फटाफट फटाफट फटाफट। गुड मॉर्निंग सर, फटाफट पूरा सर एकदम। भैया 3x 10x में करा दे रहे हैं, रात को नहीं 10x में। हाँ बेटा, साल भर मत पढ़ो, रात में तो बाद में 3x कराओ, 4x कराओ, 10x कराओ। हम तो रोबोट बैठे हैं, है ना, रोबोट बैठे हैं। हम तो रोबोट बैठे हैं। आज तो सपने में भी लॉ का रिवीजन कर रहा था। ओके, तो सर अभी हम लोग ने यहाँ पर 50 सेक्शंस का एक पूरा दारोमदार रेडी किया है, ठीक है, जिसमें हम लोग आपको पूरा का पूरा 50 सेक्शन यहाँ पर रिवाइज कराएंगे। ठीक है, पूरा सेक्शन आपको यहाँ पर रिवाइज कराएंगे। ये वाला सेक्शन कब खत्म होगा बेटा? देखो, हमारे पास 50 सेक्शन है, ठीक है, इस 50 सेक्शन से पूरा पेपर बन जाएगा। तो ये सुबह क्यों रखते हैं, उसके पीछे रीजन होता है कि बच्चा पूरा चीज समेट ले सुबह को बैठ के, ठीक है, उसके लिए ये सुबह रखते हैं। तो दैट इज द पर्पस ऑफ कीपिंग दिस इन द मॉर्निंग, ठीक है, जिससे बच्चा पूरा का पूरा अपने दिमाग में बात को समेट ले। सिर्फ इसीलिए सुबह रखते हैं, वरना करने को इसको भी रात को किया जा सकता है, लेकिन फिर प्रॉब्लम वही आती है कि बच्चे को रात में फिर सुबह भूल जाता है। ठीक है, तो चलिए सर शुरू करते हैं। आ जाइए। हसीन वादियां, खुला आसमान। आ गए हम कहा? अच्छा, सबसे पहले जो चैप्टर नंबर 1 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट शुरू होता है स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन के साथ। बच्चे इसको हल्के में लेते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क नहीं करते, लेकिन स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन से क्वेश्चन बार बार आता है। स्मॉल कंपनी मतलब जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ को एक्सीड नहीं करता, एंड जिसका टर्नओवर 40 करोड़ को एक्सीड नहीं करता, वो स्मॉल कंपनी है। लेकिन क्वेश्चन यहां से नहीं आता, क्वेश्चन क्या आता है कि कौन स्मॉल कंपनी में आता है। जैसे सेक्शन 8 कंपनी जो होती है वो स्मॉल नहीं होती, जो होल्डिंग सब्सिडरी होती है, जो होल्डिंग सब्सिडरी होती है वो स्मॉल नहीं होती, ठीक है, और जो स्पेशल एक्ट के तहत कंपनी है, स्पेशल एक्ट के तहत, वो स्मॉल नहीं होती। अगर आप इसमें एक चीज नोटिस करोगे तो मतलब स्मॉल कंपनी प्राइवेट भी हो सकती है, और अगर आप देखो तो स्मॉल कंपनी एसोसिएट भी हो सकती है। ये दोनों पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। लेकिन पब्लिक कंपनी कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट। अच्छा, इसके बाद जो कंपनी इस बार मेरे को ऐसा लग रहा है कि भैया ये कंपनी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो है तुम्हारा सर डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी सेक्शन 455 में आती है। डोरमेंट कंपनी मतलब एक ऐसी कंपनी जिसको कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होल्ड करने के लिए बनाया है या कोई एसेट होल्ड करने के लिए बनाया हुआ है। साथ ही साथ एक इनएक्टिव कंपनी, ठीक है, साथ ही साथ एक इनएक्टिव कंपनी भी डोरमेंट का स्टेटस एक्वायर कर सकती है अगर उसने वो लास्ट टू इमीडिएटली प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स में अपना कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन ना किया हो। कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, जिसको सैट बोलते हैं, कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन ना किया हो। अब इसमें सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में क्या क्या आता है याद करना। अगर आप आरओसी को फीस पेमेंट कर रहे हो वो यहाँ इंक्लूड नहीं होता। अगर कोई एक्ट के प्रोविजन फुलफिल कर रहे हो तो यहाँ इंक्लूड नहीं होता। अगर आप अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज कर रहे हो तो भी यहाँ पर इंक्लूड नहीं होता। या आपने कोई भी ऐसे एक्सपेंडिचर किए टू फुलफिल एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट, और
या तो ये, या तो फिर लास्ट 2 इमीडिएटली फाइनेंशियल प्रीवियस ईयर से आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न आरओसी के पास फाइल नहीं कर रहे, तो आपको इनएक्टिव का स्टेटस मिल जाएगा, उसके बाद आप डोरमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट सर, सेक्शन 10A, जिसमें सेक्शन 10A क्या चीज है, ये है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ये सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस जो होता है, इसमें आपको फॉर्म 20A भरना पड़ता है। कोई भी ऐसी कंपनी जो 31 दिसंबर ऑन और आफ्टर 31 दिसंबर 2017 फॉर्म हुई है, उसको ये भरना पड़ता है कि जो जब ये कंपनी स्टार्ट हुई है उसके विदिन हाउ मेनी डेज, within 180 days of incorporation, within 180 days of incorporation, कि इनकॉर्पोरेशन से भैया 180 दिन में आपको ये फाइल करना होता है। क्या चीज के बारे में, कि भैया आपको मनी रिसीव्ड हो गया है और आपने रजिस्टर्ड ऑफिस की वेरिफिकेशन करा ली है। ठीक है, मैंने हर चैप्टर में से इंपॉर्टेंट सेक्शंस उठा के ये 50 का पूरा रिवीजन बनाया है, जिससे अगर बच्चा ये कर ले तो उसका सारा का सारा मैटर रिवाइज भी हो जाएगा और खेला खत्म भी हो जाएगा। मतलब इसके अलावा और किसी चीज की उसको जरूरत नहीं पड़ेगी, कहने का ये तात्पर्य है। इसके अलावा उसको और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये काफी है। ठीक है, ये काफी है, इसके अलावा और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट, अच्छा फिर आता है सर 1% कंपनी। सर जब 1% कंपनी आता है तो इसमें कुछ चीजें याद रखिएगा। हाँ, दोनों में से कोई एक, 1% कंपनी, इन दोनों में से कुछ चीजें याद रखिएगा। क्या सर, 1% कंपनी में जो आदमी मेंबर बन रहा है, ठीक है, उसका नेचुरल पर्सन होना जरूरी है, इंडियन सिटीजन होना जरूरी है, और इंडियन रेसिडेंट होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। साथ ही साथ उसको 120 डेज इन इंडिया रहना है। सर ये कंप्लायंस में बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनको याद है कि पहले जब रेसिडेंट बनाया जाता था तब 120 डेज इंडिया में रखा जाता था। मैं बता रहा हूं, समझिए बात क्या है। 120 डेज नहीं, इंडिया में रेसिडेंट बनने का क्राइटेरिया कितना है, 182 डेज है, 182। अब वो रेसिडेंट वाला क्राइटेरिया इन पर अप्लाई नहीं करता, लेकिन इनको बोला गया है कि इनको इंडिया में 120 डेज प्रीवियस ईयर में रहना है। मींस दे हैव टू स्टे इन इंडिया फॉर 120 डेज। ये 120 डेज है, 182 नहीं। मतलब रेसिडेंट बनने की जरूरत नहीं है, आप नेचुरल पर्सन है, इंडियन सिटीजन है, रेसिडेंट होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 120 डेज इंडिया में आपको बस स्टे करना है, 120 डेज इंडिया में आपको स्टे करना है। इज इट क्लियर सर? ओपीसी में, अच्छा ओपीसी में एक ही बार में आप एक ओपीसी के मेंबर साथ ही साथ एक ओपीसी के नॉमिनी बन सकते हो। अगर ऐसी सिचुएशन अराइज करती है कि मान लीजिए आपको दोनों में से एक चुनना पड़े, मतलब इन द सेंस कि दूसरे में जिसमें आप मेंबर हो और एक में जिसमें आप नॉमिनी हो, उसमें भैया किसी कारणवश नॉमिनी की डेथ हो जाए, ठीक है, किसी कारणवश नॉमिनी की डेथ हो जाए, तो आपको विदिन 180 डेज ये डिसीजन लेना होगा कि इधर चला या उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला। मतलब आप मतलब जो दूसरी वाली है जिसमें आप नॉमिनी हो, उसको नॉमिनी आपको गिव अप करना पड़ेगा। अगर आपके 120 डेज नहीं होते तो आप एलिजिबल नहीं होगे। एक सेकंड रुको यार, एक सेकंड रुको। आइए नेक्स्ट, ये हुआ। थोड़ा सा इंटरैक्ट करते करते आप भी आंसर बताते रहिएगा, हाँ, तब रिवीजन करने में मजा भी आएगा अगर आपको याद है तो। नेक्स्ट, चैप्टर 2 में एक ऐसा एरिया है, नॉमिनी भी सेम सर, क्योंकि कल तो नॉमिनी हम बनेंगे ना, तो वो भी नेचुरल पर्सन और सिटीजन होना चाहिए। अच्छा, ये एक ऐसा एरिया है जिसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि आखिरकार आंसर
शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस का बनाया कैसे जाएगा? तो शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस का आंसर बनाने के लिए हम आपको एकदम सिंपल चीज बताते हैं। देखिए, अगर कभी भी जो आपके सिलेबस में है आईसीआई के मटेरियल में सिर्फ यही एक है, अगर आप स्टेट चेंज कर रहे हो, दैट इज आप एक स्टेट से उठ के दूसरे स्टेट जा रहे हो, ठीक है, तो उस केस में आपको बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा इन बोर्ड मीटिंग। उसके बाद एसआर इन जीएम फाइल करना पड़ेगा। एसआर इन जीएम सबमिट करने के बाद एक लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स एंड डिबेंचर होल्डर आपको बनानी पड़ेगी, जो लास्ट 1 मंथ में, अरे बार बार आके कब खत्म होगा कब खत्म होगा के चलते, रिवाइज कर लो। कौन सा तुमको आता है, तभी तो तुम देख रहे हो यूट्यूब बैठ के, कब खत्म होगा शुरू कर देते हैं, आते संग पनौती लगाना शुरू कर देते हैं। फिर आपको एक एडवर्टीजमेंट देना है। एडवर्टीजमेंट आपको कौन से फॉर्म नंबर में देना है? INC 26 में देना है। ये एडवर्टीजमेंट जो आप दोगे, इसके बाद आपको अप्लाई करना है आरडी को। आरडी को अप्लाई करने के बाद, ठीक है, आरडी को अप्लाई करने के बाद आपको ये दोनों फॉर्म फिलअप करने पड़ेंगे आरओसी के पास, INC 28 विद इन 30 डेज। आरडी लेगा 60 डेज डिसीजन लेने में कि भैया क्या करना है क्या नहीं करना, और उसका फाइनल डिसीजन आपको 30 डेज में फुलफिल करना है INC 28 दोनों। अब 2 बार मैंने INC 28 क्यों लिखा है, उसके पीछे रीजन ये है कि आपको दोनों आरओसी को बताना पड़ेगा, नए और पुराने दोनों को, कि भैया आप एक को बताना पड़ेगा जा रहे हो, एक को बताना पड़ेगा आ रहे हो। नेक्स्ट सेक्शन 19। सर सेक्शन 19 क्या था, जल्दी बताओ। सेक्शन 19 ये है कि जो सब्सिडरी है वो होल्डिंग कंपनी में शेयर्स नहीं होल्ड करेगी। सब्सिडरी नॉट टू होल्ड शेयर्स इन होल्डिंग कंपनी। सब्सिडरी कंपनी जो है वो होल्डिंग कंपनी में शेयर्स होल्ड नहीं करेगी। सब्सिडरी होल्डिंग कंपनी में शेयर्स होल्ड नहीं करेगी, लेकिन 3 कंडीशन में कर सकती है। अरे यार चलो जल्दी जल्दी इंटरैक्ट करो फटाफट। लेकिन 3 केसेस में नहीं हो सकती। कौन से केसेस में सर? वह 3 केसेस में अलाउड है, अगर वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव की तरह होल्ड करे, या अगर वो ट्रस्टी के केसेस पर होल्ड करे, या वो बिफोर होल्ड कर रही थी, पहले से ही होल्ड करके बैठी थी, इट वाज होल्डिंग शेयर्स पहले से ही, इससे पहले होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप क्रिएट हो। सर आई हैव फ्लाइट एट 11:35 PM, इट विल लैंड इन चेन्नई सर, 11:35 PM। हाँ, इट विल लैंड एट 11:35 PM सर। हाँ, PM at night. Okay, I'll see you. चलो। ओके, उसके बाद आया सर डीम्ड प्रोस्पेक्टस। सर डीम्ड प्रोस्पेक्टस में क्या आता है सर? कोई भी चीज सेक्शन डीम्ड प्रोस्पेक्टस की हेडिंग में कब आ जाएगा? अगर 6 मंथ्स के विदिन उसको पब्लिक को इशू किया गया है, और या तो 6 मंथ्स के अंदर पब्लिक को इश्यू किया गया है, या दूसरा प्रोविजन कौन सा है सर? 6 महीने के अंदर पब्लिक को इश्यू किया गया है, और उसका जो होल कंसिडरेशन है वो नॉट रिसीव्ड है। होल कंसिडरेशन है नॉट रिसीव्ड है, ठीक है, होल कंसिडरेशन है वो जो नॉट रिसीव्ड है, ठीक है। ये सब सेक्शन तुम लोग को याद नहीं है क्या? है तुम लोग को याद नहीं है क्या? याद है तो जल्दी जल्दी बोलो। इतना आस्ते आस्ते बोलेगा तो कैसे चलेगा भाई? हम ही बोले चले जा रहे हैं। अंडर राइटिंग कमीशन वाली जब बात आती है, अंडर राइटिंग कमीशन में जो शेयर्स का कमीशन है वो है भैया 5%, जो डिबेंचर का कंसिडरेशन है वो है 2.5%, और अमाउंट इन आर्टिकल्स, अमाउंट इन AOA, विच एवर इज, दोनों में से जो भी है लोअर। और साथ ही साथ ये भी याद रखना कि अंडर राइटिंग कमीशन को आपको प्रोस्पेक्टस में लिख के आरओसी को बताना है कि भैया ये है मेरा अंडर राइटर और ये उसकी कंसिडरेशन है, तो आपको आरओसी को पहले ही इंफॉर्म करना पड़ेगा इस बारे में। वेरी गुड सर, ये हुआ ना जोश, ऐसे याद होगा। सिर्फ मैं बोलता रहूंगा तो मुद्द की तरह सुनते रहोगे। वो कल चल रहा था, वो कल इंपॉर्टेंट था मैराथन में, आज इंपॉर्टेंट नहीं है वो। अब बात आई प्राइवेट प्लेसमेंट की। सर प्राइवेट प्लेसमेंट में सबसे पहली बात ये याद रखना कि प्राइवेट प्लेसमेंट की लिमिट 200 है, 50 नहीं, और 200 पर सिक्योरिटी है।
मतलब अगर मैं चाहूं तो एक ईयर में एक प्राइवेट प्लेसमेंट एंड होने के बाद आप दूसरा प्राइवेट प्लेसमेंट मैं कर सकता हूं, एक प्राइवेट प्लेसमेंट एंड होने के बाद दूसरा प्राइवेट प्लेसमेंट मैं कर सकता हूं, ठीक है, एक प्राइवेट प्लेसमेंट एंड होने के बाद दूसरा प्राइवेट प्लेसमेंट मैं कर सकता हूं 200 पर सिक्योरिटी। क्या मैं मोर देन वन कर सकता हूं? मोर देन वन प्राइवेट प्लेसमेंट पॉसिबल है, मोर देन वन प्राइवेट प्लेसमेंट पॉसिबल है, इट इज वेरी मच पॉसिबल। लेकिन क्या है, पहला वाला एंड होने के बाद। अब प्राइवेट प्लेसमेंट में आपको 60 डेज में अलॉटमेंट करना है, ठीक है, 60 डेज में अलॉटमेंट करना है। अगर आप 60 डेज में अलॉटमेंट यस देन ओके, सेपरेट बैंक अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। द आंसर इज नो, अगर नहीं हो पाया तो 15 डेज में आपको रिफंड करना है। सर इस केस में आपका इंटरेस्ट कितना होगा? सर आपका इंटरेस्ट होगा एट द रेट 12% पर annum। आपने दोस्तों को बता देना, जैसे ही ये सेशन खत्म होगा ना, इसी में हम लोग Q&A चालू कर देंगे, तो आपका कोई डाउट्स वगैरह है तो आप यहां से पूछ सकते हो, ठीक है। तो 12% इंटरेस्ट पर annum आपको देना पड़ेगा रिफंड के साथ। 12% इंटरेस्ट पर annum आपको देना पड़ेगा रिफंड के साथ। %12 इंटरेस्ट पर annum देना पड़ेगा रिफंड के साथ। ठीक है, आपको 12% annum देना पड़ेगा रिफंड के साथ। क्या चीज के साथ? रिफंड अमाउंट के साथ पेमेंट करना पड़ेगा, पेनल्टी वेवर। अच्छा, अब प्रोस्पेक्टस प्राइवेट प्लेसमेंट में और एक चीज याद रखना, भयंकर पेनल्टी है। भयंकर पेनल्टी कितने की है? 2 करोड़ तक की भयंकर पेनल्टी है। सर एक साल में 2 शेयर्स का प्राइवेट प्लेसमेंट हो सकता है इफ लिमिट नॉट क्रॉस। सर आप एक साल में आप एक प्राइवेट प्लेसमेंट को पहले खत्म करिए, तब दूसरा प्राइवेट प्लेसमेंट शुरू करिएगा। सेम काइंड ऑफ सिक्योरिटी का 200 से ज्यादा का प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं हो सकता। रिफंड 15 दिन में देना होगा, अगर आप नहीं देते हो तो आपको 12% पर इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। और यहां पर पेनल्टी बहुत ही बड़ी है, 2 करोड़ की पेनल्टी है। डिले पर 15% नहीं 12% है, वो 15% अदर देन प्राइवेट प्लेसमेंट में था। जहीर यही कंफ्यूजन है, नॉर्मल वाले में 15% है, इसमें 12% है। ओके नेक्स्ट। अच्छा, सेक्शन 34 35 देखिए सर, ये सेक्शन 34 और 35 दोनों तभी लगेंगे जब मिस स्टेटमेंट है। क्या है सर? मिस स्टेटमेंट है प्रोस्पेक्टस में। सर जब मैं मिस स्टेटमेंट की बात करता हूं तो फ्रॉड के केस में सेक्शन 447 लगेगा। सर सेक्शन 35 है सिविल लाइबिलिटी, ये तभी आएगी, इसमें ऑप्शन होता है। सिविल लाइबिलिटी तभी आएगी जब सामने वाले ने आपकी जो फ्रॉड स्टेटमेंट था उस पर रिलाई किया है और उसको लॉस हुआ है। whenever he has relied on the same and he has incurred a loss, तभी ये आएगा, वरना ये नहीं आएगा। रिलाय और लॉस दोनों होना चाहिए, लेकिन ये तो कंपलसरी आएगा, ठीक है। फ्रॉड वाला तो आपके ऊपर कंपलसरी लगेगा, मतलब इसमें तो चॉइस ही नहीं है, तो लगना ही लगना है। हाँ, ये तो लगना ही लगना है फ्रॉड वाला 477 वाला, क्योंकि यहां पर सर क्या हुआ है, रिप्लाई किया लॉस हुआ। हाँ, रिप्लाई नहीं बेटा, रिलाई रिलाई किया और लॉस हुआ, रिप्लाई नहीं रिलाई। इसका हम लोग ने एक एक्रोनिम भी बनाया था, MMRL, ठीक है। ओके, और फ्रॉड में सर 2 हेडिंग आती है, एक आती है सीरियस ऑफेंस और एक आती है नॉन सीरियस। तुम लोगों को पढ़ाने के बाद आज हम जाएंगे बढ़िया से लेक्स करेंगे। नींद तो हो नहीं पाई, 5 बजे तक तुम्हारा ये बैठ के बनाया, सो के उठे 7 बजे, 2 घंटे के अंदर अंदर। मेरी मम्मी बोलती है क्या ही फर्क हो गया तुम्हारा सीए बनने के बाद? हम बोले क्यों? बोला पहले भी ऐसे ही करते थे, अभी भी ऐसे ही कर रहे हो एग्जाम के टाइम में। हम बोले क्या बोले मम्मी, अब जिंदगी में ही यही लिखा, कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। पहले अपनी जिंदगी बना रहे थे, अब दूसरों की बना रहे हैं। टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टस में क्या आ रहा है सर? टाइप ऑफ अच्छा हाँ, ये एक बार सीरियस वाला रिमाइंड भी कर देते हैं। सीरियस वाला या तो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाके आपने कुछ किया है अगेंस्ट, तो वो सीरियस हो जाएगा, या अगर वो पब्लिक इसके अगेंस्ट नहीं है, नॉट अगेंस्ट पब्लिक है, नॉट अगेंस्ट पब्लिक,
तो ये अगर नॉट अगेंस्ट पब्लिक है, तो पब्लिक के अगेंस्ट नहीं है, ठीक है। अगर एक तो हो गया सर अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट, दूसरा बोला नॉट अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट। अगर पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं है, ठीक है, तो फिर उस केस में इट हैज टू बी ग्रेटर देन 1% ऑफ टर्नओवर, और 10 लाख से कंपेयर करोगे विच एवर इज लोअर। अगर इससे वो ज्यादा हो जाता है तो सीरियस ऑफेंस है, अगर इससे वो कम रहता है, मतलब फ्रॉड का जो अमाउंट है इट इज लेस देन ₹10 लाख और 1% ऑफ टर्नओवर विच एवर इज लेस, इससे अगर वो कम रहता है, ठीक है, तो वो नॉन सीरियस है। सीरियस होने से अगर पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है तो मिनिमम जेल होती है 3 इयर्स, वरना मिनिमम होती है 6 मंथ्स, लेकिन मैक्सिमम होती है 10 इयर्स। और मिनिमम फाइन है फ्रॉड का अमाउंट, ठीक है, मिनिमम फाइन है फ्रॉड का अमाउंट, और मैक्सिमम है 3 टाइम्स द अमाउंट ऑफ फ्रॉड। लेकिन वहां पर अगर आपको याद हो 5 साल 20 लाख, ठीक है, और बोथ, ठीक है, वहां पर और बोथ है, यहां पर एंड बोथ है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस आया। टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टस में बात करते हैं तो सबसे पहले शेल्फ प्रोस्पेक्टस आया। शेल्फ प्रोस्पेक्टस आपका शेल्फ एक्टिवेबल है 1 ईयर तक, ठीक है। अब इसमें मैं आपको क्लास के बाद यही वाली पीपीटी शेयर करूंगा जिसमें मैंने ये सब कचड़ा लिख रखा है, जिससे क्या है आप जाते जाते एक बार और देख सकते, ठीक है, जिससे जाते जाते आप और एक बार देख सके। 1 ईयर का है, और यहां पर सर आपको इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम भेजना पड़ता है। सेम तरह की सिक्योरिटी अगर आप 1 साल तक इशू करते हो तो आपको प्रोस्पेक्टस देने की जरूरत नहीं है, और उसके लिए आप इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम दे सकते हो। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में आपका CCC चेंजेस चार्जेस एंड अदर रेलेवेंट डेटा यहां पर रहता है। 1 ईयर तक ये वैलिड रहता है। सर 1 ईयर तक वैलिड किस केस में रहता है? जो सिक्योरिटी आपने इशू की है वही सिक्योरिटी 1 ईयर तक वैलिड रहेगी, कोई दूसरी सिक्योरिटी नहीं। जो इशू की है वही वैलिड रहेगी, सेम सिक्योरिटी इज वैलिड। ओके, ठीक है, इज इट क्लियर सर? हाँ, चेंजेस और चार्जेस और अदर सिग्निफिकेंट चेंजेस ऑफ द सेम साइट। सर इसके बाद 32 में दूसरा टाइप आया था रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। सर इसको भी याद करने का एक तरीका था, याद है? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में 3 और 2 है। याद कराने का तरीका क्या था? इसमें 2 इंफो मिसिंग है, इसमें 2 इंफो मिसिंग है। सर कौन सी 2 इंफॉर्मेशन मिसिंग होती है? एक मिसिंग होती है रिलेटेड टू क्वांटिटी, और दूसरी रिलेटेड टू प्राइस। ये दोनों मिसिंग है, याद है? ये दोनों इंफॉर्मेशन मिसिंग है। और 3 ऐसी तीन वाला क्या था सर रेड हेरिंग में? एटलीस्ट 3 डेज पहले आपको इसको देना है, 3 डेज बिफोर आपको आरओसी को सबमिट करना है। ये इससे पहले आप पब्लिक को इशू करते हैं, ठीक है। ऐसे करके हम लोगों को ये चीजें मैंने रिलेट करा करा के याद करवाई थी, अगर आपको याद हो तो। रिलेट करा करा के याद करवाई थी। 3 और 2, 2 इंफॉर्मेशन मिसिंग है, 3 दिन पहले सबमिट करना है, और उसके बाद फाइनल प्रोस्पेक्टस भी देना। और फाइनल प्रोस्पेक्टस में भी अगर कोई 3 चीज चेंजेस है, कोई भी चेंजेस है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी या अमाउंट, तो उसको रेड से हाईलाइट करते हैं, इसीलिए इसका नाम रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है। सर अब्रिश प्रोस्पेक्टस ऐसे तो आपके सिलेबस में है नहीं, बट मैंने टाइप में फिर भी लिखा था, इट इज समरी ऑफ इंटायर प्रोस्पेक्टस। इंटायर प्रोस्पेक्टस की पूरी समरी होती है आपका रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। फोटो वोटो ले लेना भाई, लाइव की बाद में इसका वो बनाना है अपने को कंबाइन करके। हम लोग ने इस बार फाउंडेशन के साथ इंटर भी तोड़ दिया, उसी तरह जैसे आपके अटेम्प्ट में फाउंडेशन तोड़ा था। 3 आपके पहले वाले अटेम्प्ट, मतलब लास्ट अटेम्प्ट में 3400 के साथ, ये वाला हम लोग 2800 भी वेंट हाईएस्ट। डिफरेंशियल वोटिंग राइट 443 सर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डीवीआर। सर डीवीआर में क्या क्या सर? सबसे पहले याद रखना, डीवीआर में ओआर पास होता है, और वो भी ये ओआर पोस्टल बैलेट से पास होगा। ओआर पास होगा पोस्टल बैलेट से। इसकी पावर आपके आर्टिकल में होनी चाहिए। 74% से ज्यादा आप इशू नहीं कर सकते एज डीवीआर। इसमें सर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न में लास्ट 3 इयर्स में देयर शुड बी नो डिफॉल्ट। लास्ट 3 इयर्स में देयर शुड बी नो डिफॉल्ट।
लास्ट 3 इयर्स में आपका कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। उसके बाद सर यहां पर कोई भी सबसिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, कोई भी सबसिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई भी सबसिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब कोई भी कंटिन्यूइंग नेचर का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए कि वैसी ही चीज सेम कहीं पर हो, जैसा है वैसे पे ही रिटेन करना है। सबसिस्टिंग डिफॉल्ट क्या चीज में नहीं होना चाहिए सर? पी डी क्यूब सर 18% डिपॉजिट में होता है, 18% होता है। जब आप डिविडेंड का डिफॉल्ट करते हो तभी भी 18% होता है, डिपॉजिट में भी होता है। एसआर नहीं होता बेटा, ओआर पास करना होता है, ओआर 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 ओआर। अच्छा नेक्स्ट, ये वाला हमने क्लैरिफाई भी करवाया था आपको। ठीक है, मैंने आपको क्लैरिफाई भी कराया था डिपॉजिट ओवरड्यू में। 41 इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, 43 इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सबसिस्टिंग डिफॉल्ट पीडी3 का नहीं होना चाहिए। फिर सर आपका लाई का कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, मतलब आपने लोन लेने में या इंटरेस्ट ऑन मतलब आईपीएफ में अमाउंट ट्रांसफर करने में या एम्प्लॉय का कोई भी पैसा ओवरड्यू नहीं किया है, और अगर गलती से कर भी दिया है लास्ट 5 इयर्स क्रॉस, ठीक है, आपके 5 साल क्रॉस हो गए होने चाहिए ये चीज करने से, नॉट डिफॉल्टेड। ओके, उसके बाद सर आपका कोई कन्विक्शन नहीं है, नो कन्विक्शन इन लास्ट 3 इयर्स, आपको कोई भी बार कन्विक्ट नहीं किया गया लास्ट 3 इयर्स, ना सेबी ने किया है, ना आरबीआई ने किया है, ना फेमा ने किया है, ना सीकरा ने किया है, ना किसी अदर बॉडी में किया है। ये सारे के सारे आपके, हाँ, ये सारे के सारे आपके क्या हैं? ये सारे के सारे आपके मेंटेनेंस हैं सर इन लास्ट 3 इयर्स। सर 5 नहीं है, 5 इयर्स तो यहां पर था। अच्छा, आप लाए का ही बता रहे हो, थोड़ा जल्दी जल्दी बोलो ना। वैसे भी आपके चैट का आपको पता है 10 सेकंड डिले होता है, तुम इतना आस्ते आस्ते थोड़ी ना रिवाइज करोगे, एकदम एक्साइटेड होके करो यार, तुमको ये सब याद है, बी हैप्पी अबाउट दैट। अबे मैं तो टीचर हूं, मेरे को याद है, चलो ठीक है, लेकिन तुमको याद है बहुत बड़ी बात है। अच्छा सर, ये भी याद रखना कि डीवीआर को आप बाद में नॉर्मल इक्विटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। 1 2 3 4 5 6 7 कंडीशन है इसकी, और 353 इसका रेशियो है। 3 साल इसका है, 5 साल इसका है, और 3 साल इसका है। डीवीआर इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, वेरिएशन इन वोटिंग राइट। सर आप नॉर्मल शेयर्स के राइट्स को वेरी कर सकते हो। राइट वेरी करने के लिए जिस क्लास के आप राइट वेरी कर रहे हो उसमें 3/4 का आपको चाहिए रिटन कंसेंट, ठीक है, 3/4 का चाहिए रिटन कंसेंट। अगर सर जिसके आप राइट वेरी कर रहे हो वो लोग अनहैप्पी है, तो अनहैप्पी की ओनिंग होनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करते हैं। तो ये लोग 21 दिन के अंदर, 21 डेज के अंदर ट्राइब्यूनल को कंप्लेन कर सकते हैं। अब ट्राइब्यूनल अगर अप्रूव किया, अगर ट्राइब्यूनल ने अप्रूव किया तो डिसेंट वाले एग्जिट कर जाएंगे, और अगर ट्राइब्यूनल ने रिजेक्ट कर दिया तो ये ऑर्डर आरओसी के पास सबमिट करो और वेरिएशन कैंसिल, बोलो ये पूरा सेक्शन याद आया? वेरिएशन ऑफ वोटिंग राइट 48 10 डे में, हाँ, और ये जो भी ऑर्डर ये ट्राइब्यूनल देगा उसको 10 दिन के अंदर कंपनी को कंप्लाई करना है। ऑर्डर शुड बी कंप्लाइड बाय द कंपनी विद इन 10 डेज। वेरी गुड। नेक्स्ट, ये हुआ एनर्जी। सिक्योरिटीज प्रीमियम का क्वेश्चन आएगा, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो कैसे याद कर, देखो 5 - 2, ये डायरेक्ट क्वेश्चन ही आएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम का। 5 - 2 3, ये याद रखना। 5 - 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम 3 होता है। तो पहले 5 आइटम्स होते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम से एडजस्ट करने वाले: बायबैक, बोनस, प्रेफरेंस ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस,
और डिस्काउंट ऑन इश्यू, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डेट एंड यूसी, यूसी मतलब अंडरराइटिंग कमीशन। लेकिन वो कंपनियां जो 133 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करती हैं वो बोनस के लिए कर सकती हैं, पूरा लिख के आना, बायबैक के लिए कर सकती हैं, और डिस्काउंट ऑन डेट एंड यूसी इसके लिए कर सकती हैं। भाई प्लीज पूरा लिख के आना, ठीक है, पूरा लिख के आना एग्जाम में, आधा छोड़ना नहीं, पूरा लिख के आना, कंप्लीट लिख के आना पूरा पूरी। इज इट क्लियर सर? अरे यूसी मतलब अंडरराइटिंग कमीशन, बोल रहा अन अकेडमी क्लासेस। अच्छा वो यूसी ब्राउजर नहीं बोला भाई तुम, वो भी अलग कांडी था एक तो अपने जमाने का टाइम का, अलग ही बीमारी थी वो भी। नेक्स्ट, अच्छा स्वेट इक्विटी शेयर 54 सर, स्वेट इक्विटी शेयर एक बार रिवाइज कर लेंगे सर, बढ़िया है ये स्वेट इक्विटी शेयर जल्दी से। सर स्वेट इक्विटी शेयर इशू करने के लिए आपको एसआर इन जीएम चाहिए सर, ये आप उसको इशू करते हो जिसने आपको आईपीआर या कोई नो हाउ, ठीक है, ऐसा कुछ ला के दिया है कंपनी में, इंटेलेक्चुअल प्रोप्राइटरी राइट्स या कुछ नो हाउ ला के दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात स्वेट इक्विटी के बारे में भूलना नहीं है, स्वेट इक्विटी शेयर में आप सर ये परमानेंट इंप्लॉय को देते हो, परमानेंट इंप्लॉय को, जो इंप्लॉय कहीं भी रह सकता है आपके एचएसए में, होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट किसी में भी हो सकता है, होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट में किसी में भी हो सकता है, ठीक है, होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट किसी में भी हो सकता है, लेकिन जो अपर ये परमानेंट होना चाहिए, लेकिन जो आपका डायरेक्टर है वो डायरेक्टर आपका होल टाइम भी हो सकता है और पार्ट टाइम भी हो सकता है, और होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट दोनों में हो सकता है, दोनों को मिल जाएंगे सर। इसमें 3 इयर्स का लॉक इन पीरियड रहता है, जब से आपको स्वेट इक्विटी मिलेंगे आपको 3 साल तक अपने पास होल्ड करके रखना पड़ेगा, आप दूसरे को दे नहीं सकते, 3 साल तक आपको अपने पास रखना पड़ेगा सर। उसके बाद स्वेट इक्विटी की जो लिमिट्स आती हैं, अरे सॉरी सर, जो स्वेट इक्विटी की जो लिमिट्स आती हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। एक फाइनेंशियल ईयर में आपका स्वेट इक्विटी के मतलब जो इशू है आपका, वो इशू है वो नहीं हो सकता ग्रेटर देन, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और 5 करोड़ विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। दूसरे केस में एट एनी टाइम 25% से ज्यादा नहीं हो सकता, लेस देन इक्वल टू 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एनी टाइम। और अगर आप स्टार्टअप हैं तो स्टार्टअप के लिए यही लिमिट 50% होगी, स्टार्टअप के लिए यही लिमिट 50% होगी। और इसमें विच एवर इज हायर होगा, इन दोनों में जो बड़ा है 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और 5 करोड़ विच एवर इज हायर। ये वाला याद था सर, डीवीआर वाला पोर्शन मैं आपको बोल दे रहा हूं, लिख के ले लो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डीवीआर और ये स्वेट इक्विटी, इन दोनों में से एक क्वेश्चन लड़ना चाहिए, इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो लड़ना चाहिए सर। डिटेल ऑफ स्वेट इक्विटी इन फॉर्म SH4 और SH3 सर, डिटेल किस SH3 बेटा, SH4 तो ट्रांसफर डीड के लिए होता है ना, और स्वेट इक्विटी में 10 साल तक अलाउड है। नेक्स्ट राइट शेयर सर, राइट शेयर जब आप दोगे तो राइट शेयर में रिनंसिएशन का राउट रहना चाहिए, ये रिनंसिएशन का राइट रहना चाहिए कि आप इसको दूसरे को दे सकते हो। मिनिमम पीरियड जो इसका खुलता है 15 डेज टू 30 डेज होता है, लेकिन रूल बोलता है कि एटलीस्ट 7 डेज तो देना है, एटलीस्ट 7 डेज, ये बात रूल बोलती है। और प्राइवेट कंपनी के केस में आप 7 से 30 मतलब 30 से ज्यादा और 7 से कम भी कोई डेज भी कर सकते हो अगर 90% ऑफ योर मेंबर्स अप्रूव द इश्यू ऑफ राइट शेयर्स। लेकिन याद रखना सर, ईसॉप राइट नहीं होता। सिमिलरली अगर कोई कन्वर्जन किया जा रहा है, कोई डेट है आपकी या डिबेंचर है आपके जिनका कन्वर्जन हो रहा है इक्विटी में, जो लोन आपने गवर्नमेंट को दे के रखा था, तो उस केस में अगर ऐसा कन्वर्जन हो रहा है तो इसमें स्वेट इक्विटी का प्रोविजन नहीं लगता। दिस इज नॉट इशू ऑफ शेयर्स,
तो वहां पर अगर कन्वर्जन हो रहा है और इसकी वजह से ऑथराइज कैपिटल आपको बढ़ाना भी पड़ रहा है, तो बढ़ा हुआ ऑथराइज कैपिटल ही आपका इसमें क्या बोलते हैं, दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज ऑल्टरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द कैपिटल क्लॉज। बोनस शेयर्स, सर बोनस शेयर्स का सेक्शन नंबर 63 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, बोनस शेयर्स का सम्स आएगा, ठीक है, लेकिन सम्स में सबसे पहले क्या चेक करना, रिसोर्स चेक करना। अब रिसोर्स बोनस के लिए होता है फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, सीआरआर, ठीक है, लेकिन डीआरआर नहीं होता, डिपॉजिट रिडेम्पशन रिजर्व या डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व नहीं होता, कैपिटल रिजर्व भी नहीं होता, और इवैल्यूएशन रिजर्व भी नहीं होता, मतलब जो भी फ्री नहीं है। तो ये रिसोर्सेज होंगे। रिसोर्सेज के बाद तुमको ये चेक करना है कि कोई ऐसा इंटरेस्ट, ठीक है, जो डिपॉजिट पर है या डिबेंचर पर है वो ओवर ड्यू तो नहीं है, या प्रेफरेंस पर डिविडेंड ड्यू तो नहीं है, कि डिक्लेयर किया ड्यू तो नहीं किया, और बोनस इन ल्यू ऑफ डिविडेंड नहीं हो सकता। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप डिविडेंड की प्लेस पर बोनस दे दो, क्योंकि ये तो एक तरीके से चोरी हुई। तो बोनस इन ल्यू ऑफ डिविडेंड भी नहीं हो सकता, इंटरेस्ट नहीं हो सकता, प्रेफरेंस ड्यू नहीं हो सकता। अब आप ये सारी चीजें चेक करना, उसके बाद बोनस का रेशियो देख लेना। अगर रिसोर्स में इनफ पैसा है, आंसर लिख के आ जाना, हाँ भैया पावर है, बोनस इशू कर सकते हैं। तो बस इतना ही इस तरह इसमें जो क्वेश्चन आता है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन बोनस का क्वेश्चन देखा गया है काफी सारे मतलब क्वेश्चन पेपर्स में है, ठीक है। अब आते हैं सर रिस्ट्रिक्शन ऑन बाय ओन शेयर्स 67। सर 67 एंड 68 आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस टाइम। क्या कंपनी अपने खुद के शेयर बाय कर सकती है? नो। क्या वो इनडायरेक्टली लोन देके अपने शेयर बाय करवा सकती है? द आंसर इज नो। लेकिन इनमें कौन सी कंपनियां एग्जेम्प्ट है, जिनके ऊपर एग्जेम्प्ट फ्रॉम 67, मतलब यहां पर अपने मेंबर खुद का अपना शेयर फाइंड कर सकते हैं। सर बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी, अगर कोई एसआर पास किया गया है इन इशू ऑफ ईसॉप, या अगर कोई इंप्लॉय को लोन दिया गया है लेकिन दैट इज अप टू लेस देन इक्वल टू अप टू 6 मंथ सैलरी, मतलब बाय ईयरली सैलरी, 6 मंथ सैलरी दिया गया है टू परचेज ओन शेयर्स, तो इसमें सेक्शन 67, ये सेक्शन 67 से एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, मतलब यहां पर अपना ओन शेयर खरीदा जा सकता है। हाँ चलेगा, अब तो ज्यादा टाइम भी नहीं है। अब सब इस वीडियो, जब ये वीडियो खत्म होगा ना, हम आपको बता दिए, जब ये वीडियो खत्म होगा ना तो आपका कॉर्पोरेट लॉ रिवाइज हो गया। इस वीडियो के खत्म होने के बाद आपसे 3 चैप्टर रिवाइज करेंगे, फॉरेन कंपनी, फेमा और एलएलपी, और कुछ नहीं करेंगे आप। अब आप ये 3 करके सीधा एग्जामिनेशन सेंटर जाएंगे, ठीक है। चलिए, फॉरेन कंपनी, फेमा और एलएलपी। बायबैक ऑफ सिक्योरिटी सेक्शन 68, प्राइवेट कंपनीज का भी एग्जामिशन। अरे हाँ, एक और चीज, और इसमें सर प्राइवेट कंपनी को भी एग्जामिशन है। सॉरी, इसमें प्राइवेट कंपनी को भी एग्जामिशन है। कौन सी वाली प्राइवेट कंपनी को? सर जो 10 साल वाली स्टार्टअप कंपनी है, जो किसी दूसरी कंपनी की एसोसिएट या सब्सिडरी कंपनी नहीं है, जिसका जो बोरोइंग्स है इट इज लेस देन 2 times द पेड अप शेयर कैपिटल और 50 करोड़, और जिसके कोई भी बोरोइंग ओवर ड्यू नहीं है, उसका कोई सबसिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं है इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट या ओवर ड्यू अमाउंट ऑफ बोरोइंग, वो भी यहां से एग्जेम्प्टेड है, वो प्राइवेट कंपनी भी यहां से एग्जेम्प्टेड है। थैंक यू सो मच। अच्छा, अब है सर बायबैक अंडर सेक्शन 68। सर बायबैक अंडर सेक्शन 68 याद रखना, बायबैक वो है जो एसपीआर को यूज करता है लेकिन एसपीआर को इंक्लूड नहीं करता। तो सर अगर आप अप टू 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व बायबैक कर रहे हो, तो इसमें सर आपको चाहिए, इसके लिए आपको चाहिए बीआर, बोर्ड रेजोल्यूशन। लेकिन 10% से ज्यादा अप टू 20%, 25% तक कर रहे हो तो चाहिए एसआर, ठीक है। अब बायबैक में कुछ चीजें याद रखना। आप बायबैक सिक्योरिटी बॉट बैक
अच्छा मैं ना 1 सेकंड के लिए एक रेफरेंस यूज कर ले रहा हूं, ठीक है। लेट्स से हमने जो सिक्योरिटी बायबैक की है वो है इक्विटी, ठीक है। जस्ट ऐसे ही मैंने यूज कर लिया ये। अगर आपने सिक्योरिटी बायबैक की है वो इक्विटी है, फ्रेश इशू ऑफ प्रेफ अलाउड, फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी not allowed, fresh issue of equity not allowed even for buyback, मतलब बायबैक में भी आप फ्रेश इशू नहीं कर सकते, और आफ्टर 6 मंथ्स। सर 6 मंथ्स के बाद ही आपको अलाउ होगा, क्योंकि 6 मंथ्स तक आपका कूलिंग पीरियड हो जाता है, ठीक है। अगर एक बायबैक स्टार्ट हुआ है, कंप्लीट बायबैक इन 12 मंथ्स, आपको बायबैक 12 महीने के अंदर कंप्लीट करना है जब से बायबैक शुरू हुआ। 7 डेज डिस्ट्रॉय, जो भी शेयर्स हैं उसको आपको 7 दिन के अंदर पूरा का पूरा फिजिकली डिस्ट्रॉय करना है, ठीक है। 7 डेज के अंदर आपको फिजिकली शेयर को डिस्ट्रॉय करना होता है। आपको एक डिक्लेरेशन, आपको एक डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी देना है कि अब आप जिंदा रहेंगे, आप डूबेंगे नहीं, ठीक है। अब आप जिंदा रहेंगे, आप डूबेंगे नहीं। हाँ, ये सारी चीजें आपको बायबैक में देनी है। 1 साल में एक बायबैक होगा। एक बायबैक कंप्लीट करने के बाद, कंप्लीट बायबैक इन 20 मिनट्स, आफ्टर दैट सेम सिक्योरिटी, नो बायबैक फॉर 1 ईयर, नो बायबैक फॉर 1 ईयर, ठीक है। सेम सिक्योरिटी का दोबारा बायबैक नहीं हो पाएगा 1 साल तक। डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी भी देना है। सर ये पूरा बायबैक के प्रोविजन है जो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। यहीं से घुमा फिरा के कुछ ना कुछ पूछेगा। और रिटर्न ऑफ बायबैक आपको आरओसी को सबमिट करना है। रूल 21C एंड सेक्शन 67। सर रूल 21C में, रूल 21C में 26 टोटल ऐसे आइटम्स हैं, ठीक है, जो इक्विटी, जो क्या बोलते हैं, डिपॉजिट नहीं कंसिडर करते, लेकिन उसमें से जो सबसे ज्यादा, हाँ मतलब एसआर पास करने से 12 महीना में आपको बायबैक कंप्लीट करना है, जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं हम उनका, इनको यहां पर रैंक कर रहा है। जैसे एक जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि अगर इंप्लॉय से हमने सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया है तो उसका क्या होगा। सर अगर आपने इंप्लॉय से सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया है और वो इंटरेस्ट बेरिंग भी नहीं है, साथ ही साथ वो उसकी एनुअल सैलरी से ज्यादा भी नहीं है, तो वो डिपॉजिट नहीं होगा। दूसरा, अगर आपने डायरेक्टर से लोन लिया है, अगर डायरेक्टर डिक्लेरेशन दे दे कि उसके पैसे का सोर्स क्या है और कंपनी उसको अकाउंट्स में दिखा दे, तो वो भी इंक्लूड नहीं होगा। अरे पूरा रूल लिखने के लिए थोड़ी ना आएगा, वो भी इंक्लूड नहीं होगा। अच्छा, अगर डायरेक्टर का रिलेटिव लोन दे तो सिर्फ प्राइवेट कंपनी के केस में वो डिपॉजिट नहीं होगा, पब्लिक कंपनी के केस में वो डिपॉजिट हो जाएगा। उसके बाद अगर कोई एप्लीकेशन मनी आपने रेज किया है जो 60 डेज के अंदर आप अलॉटमेंट नहीं कर पाए, तो आपको 15 दिन के अंदर वो पैसा रिफंड करना पड़ेगा। ये आपने रूल 21C में सीखा था, ये एप्लीकेशन मनी से रिलेटेड है। अगर प्रमोटर ने कोई लोन लेके कंपनी को दिया है तो वो डिपॉजिट नहीं कहलाएगा, प्रोवाइडेड कंपनी ने उसको किताबों में लिख के दिखाया है और प्रमोटर ने वो लोन अभी तक पूरा रीपे नहीं किया है, तो वो किताबों में नहीं दिखाएगा, ठीक है, किताबों में नहीं दिखाएगा। फिर आता है सर सेक्शन 76। सेक्शन 76, अगर आपको याद हो सेक्शन 76 क्या है, डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक। तो इसमें सबसे पहले याद करना है सर कि एलिजिबल कंपनी जो है वो एक पब्लिक कंपनी है, और दूसरी बात है वो पब्लिक कंपनी एलिजिबल होनी चाहिए। एलिजिबल होने के लिए क्या होना पड़ेगा, नेटवर्थ टर्नओवर कितना कितना, आपका नेटवर्थ एटलीस्ट क्रॉस करना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 100 करोड़,
या तो आपका टर्नओवर ग्रेटर देन इक्वल टू 500 करोड़ होना चाहिए, तो आप एलिजिबल कंपनी बनते हो और आप पब्लिक डिपॉजिट तब ही ले पाओगे अंडर सेक्शन 76। सर डिपॉजिट का टाइम पीरियड क्या रहेगा? मिनिमम 6 मंथ्स, मैक्सिमम 36 मंथ्स। सर पब्लिक से अगर हम गवर्नमेंट कंपनी है तो कितना तक उठा सकते हैं? 35% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व। सिक्योरिटीज प्रीमियम डिपॉजिट में है नहीं लेकिन हर लिमिट में आता है, तो 35% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम। और अगर नॉन गवर्नमेंट है, तो नॉन गवर्नमेंट है तो पब्लिक से कितना उठा सकते हैं? ओनली एंड ओनली 25%, ओनली 25%। ठीक है, तो ये सेक्शन 76 वाला था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी उसके अलावा उसमें क्रिजल से आपको रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग लेनी पड़ती है, क्रेडिट रेटिंग करनी पड़ती है, क्रेडिट रेटिंग लेनी पड़ती है। और क्रेडिट रेटिंग आपको एवरी ईयर लेनी पड़ती है, जितने साल तक डिपॉजिट ड्यू रहेगा आपको लगातार क्रेडिट रेटिंग लेनी पड़ती है। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस सेक्शन 75। सर अगर कोई चार्ज 2 नवंबर 2018 के बाद क्रिएट हुआ है, बिफोर और आफ्टर, सर अगर वो बिफोर क्रिएट हुआ है तो उसको 30 दिन के अंदर रजिस्टर करा लेना था। अगर 30 दिन में नहीं कराता तो 300 डेज तक एक्सटेंड होता है। लेकिन अगर आफ्टर हुआ है तो पहले 30 डेज में कराना है। अगर 30 डेज में नहीं हुआ तो यहां से 60 डेज का मिलेगा। इन 60 डेज के अंदर पहले वाले 30 डेज इंक्लूडेड है, याद रखना, भूलना नहीं। उसके बाद यहां से आपको फर्दर पीरियड ऑफ 60 डेज मिलेगा। यहां पर आपको फीस लगेगी, यहां पर आपको फीस प्लस एड वेलोरम ड्यूटी लगेगी, एड वेलोरम ड्यूटी लगेगी, मतलब यहां पर ज्यादा पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। फीस प्लस एड वेलोरम ड्यूटी दोनों लगेगी रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस के लिए। मतलब आपको ना ज्यादा दर्द होगा, बेसिकली ये कह सकते हैं। थोड़ा दर्द नहीं, ज्यादा दर्द होगा। ठीक है, थोड़ा दर्द नहीं, बहुत ज्यादा दर्द होगा। तो आफ्टर होगा 30 डेज, 60 डेज, 60 डेज। ये पूरा रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस की कहानी है। याद रखना सर, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस छोटा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है। डिपॉजिट के बाद रजिस्ट्रेशन आता है, इसीलिए मैंने इसका सेक्शन 77 यहां लिख के रखा है। एक दो बात और बता देता हूं चार्जेस के बारे में। अगर 30 डेज में बैंक ने रजिस्टर, अगर 30 डेज में कंपनी ने रजिस्टर नहीं, हाँ हो जाएगा। अगर 30 डेज में कंपनी ने रजिस्टर नहीं कराया तो फिर ये लाइबिलिटी रजिस्ट्रेशन की किसके कंधों पर चली जाती है? अगर 30 डेज में कंपनी ने रजिस्टर नहीं कराया तो ये लाइबिलिटी किसके कंधों पर चली जाती है? ये चली जाती है चार्ज होल्डर के। चार्ज होल्डर भी इसको मतलब रजिस्टर करा सकता है आफ्टर 30 डेज। जो भी पेनल्टी उसको पेमेंट करनी पड़ेगी वो सारा का सारा पेनल्टी उसके बिहाफ पर कौन पेमेंट कर देगा? उसके बिहाफ पर वो कंपनी से रिकवर कर सकता है। फॉर्म नंबर है CHG1। अगर अब चार्ज होल्डर के लिए CHG1। अब इसमें एक चीज याद रखिएगा कि अगर आप डिबेंचर के लिए क्रिएट कर रहे हो तो डिबेंचर में 9 अल्फाबेट है तो उसका फॉर्म नंबर है CHG9। और अगर आप अदर देन डिबेंचर कर रहे हो तो CHG1। ठीक है, अच्छा इसमें और एक चीज याद रखना, अगर कोई आदमी कोई एसेट किसी दूसरे को बेच रहा है, अब उसको पता नहीं है कि एक्चुअली उस पे चार्ज है, दिस इज नॉट अ वैलिड थिंग कि मेरे को पता नहीं था। आपको पता हो या ना हो उससे हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इट इज डीम्ड दैट यू हैव कंप्लीट नोटिस ऑफ द चार्ज। जब सेटिस्फैक्शन रिपोर्ट करने की बात आती है तो अगर जो चार्ज होल्डर है वो सेटिस्फैक्शन रिपोर्ट कर रहा है तो वो कोई एक्शन नहीं लेती। लेकिन अगर कंपनी रिपोर्ट कर रही है तो वो पहले 15 डे का नोटिस भेज के पूछती है, शो कॉज नोटिस, कि भाई ऐसा चार्ज रिपे हो गया। जब तक वो नहीं होता तब तक वो रजिस्टर नहीं करती। पूरा चैप्टर बता दिया, यही बता। अच्छा अब आए सर रजिस्टर और क्लोजर में। अगर आपको याद हो, एक होता है रोम, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, एक होता है मतलब रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, और एक होता है रोश, रजिस्टर ऑफ अदर सिक्योरिटी होल्डर्स। ये होता है MGT1, ये होता है MGT2 और ये भी होता है MGT2। ऐसे ही एक फॉरेन रजिस्ट्री भी होती है लेकिन फॉरेन रजिस्ट्री ऑप्शनल होती है तो वो MGT3 में है। ठीक है, ये सारी चीजें जो आप मेंटेन करते हो ये इसमें से ये परमानेंट जिंदगी भर के लिए मेंटेन होता है। ठीक है, ये दोनों जो है ये टेम्पररी है। ठीक है, ये जब आपकी सिक्योरिटी रीपे हो जाती है, ये वाला टेम्पररी है, सॉरी ये टेम्पररी नहीं है। जब आपकी सिक्योरिटी रीपे हो जाती है, मतलब जिस दिन आपका डेट पूरा रीपे हो जाता है, ठीक है,
जिस दिन आपका डेट पूरा रीपे हो जाता है उससे 8 साल के अंदर अंदर आप ये रजिस्टर हटा सकते हो। कितना है टेम्पररी? 8 इयर्स। सर ये जो रजिस्टर्स की प्लेस है ये कहां पर होगा सर? ये आपके रजिस्टर्ड ऑफिस में होगा। आरओ जो आपका मेन रजिस्टर्ड ऑफिस है ये वहीं पर रखा जाएगा। इट विल बी एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। ठीक है, अच्छा अब इसका जो होगा इसका होता है क्लोजर। अब क्लोजर क्या होता है सर? 45 डेज इन एग्रीगेट इन अ फाइनेंशियल ईयर, मतलब एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 45 डेज तक आप ये रजिस्टर क्लोज रख सकते हो। और फिर एक और दूसरा होता है 30 डेज इन वन टाइम। 30 डेज तो क्लोज कर सकते हो इन वन टाइम, तो 45 डेज इन एग्रीगेट एंड 30 डेज इन वन टाइम। ये पूरा का पूरा है। रजिस्टर में जो भी चीज लिखी होती है वो इस चीज की एविडेंस होती है कि हाँ ये एक्चुअली में हुआ है। ठीक है, अच्छा अगर मेरे को ये रखना कहाँ है आरओ में, अगर मैं रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा कोई दूसरी जगह रखना चाहता हूं तो 1/10 ऑफ द मेंबर्स उस दूसरी सिटी में लोकेटेड होने चाहिए, प्लस साथ में एसआरएन जीएम पास हुआ होना चाहिए। लो पूरा रजिस्टर वाला टॉपिक रिवाइज करा दिया। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा अब आया एनुअल रिटर्न। सर एनुअल रिटर्न में कहानी ये याद रखनी है सर कि ये पूरा का पूरा समरी इंक्लूड करता है ट्रांजैक्शन की। अब इसमें ये भी है कि सर अगर आप नॉर्मल कंपनी हो तो उसमें फॉर्म लगता है 7, लेकिन ओपीसी और स्मॉल कंपनी के लिए लगता है 7A, और इसको A फॉर अब्रिज्ड रिटर्न बोलते हैं। अब एनुअल रिटर्न आपको सबमिट कब तक करना है? आपको 60 डेज में सबमिट करना है फ्रॉम एंड ऑफ एजीएम। अब सर अगर एजीएम हुई नहीं है तो आपको अपना प्रोविजनल स्टेटमेंट दे देना है 60 डेज में, और रीजन बता देना है कि एजीएम क्यों नहीं हुई है। सर अब यहां पर एक और चीज याद रखना, अगर आप नॉर्मल कंपनी हो तो आपको एक डायरेक्टर प्लस एक कंपनी सेक्रेटरी का सिग्नेचर होना कंपलसरी है, लेकिन अगर आप स्मॉल कंपनी हो तो वहीं पर डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी के बीच में और लिखा है। साथ ही साथ इसमें अगर आप एक नॉर्मल कंपनी हो और अगर आप लिस्टेड हो या अगर आप अनलिस्टेड हो, ठीक है, अगर आप अनलिस्टेड हो लेकिन आपका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ को क्रॉस करता है या आपका टर्नओवर ग्रेटर देन इक्वल टू 50 करोड़ है, तो आपको लेना पड़ता है सर्टिफिकेशन। ये सर्टिफिकेशन आपको कौन देता है? एक सीएस देता है। अब इस सर्टिफिकेशन से सीएस लायबल ऐसे हो जाता है कि अगर एनुअल रिटर्न में कुछ गड़बड़ हुई तो सीएस को भैया 2 लाख रुपए तक पेनल्टी लग सकती है। याद आया एनुअल रिटर्न की पूरी कहानी? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ऐसे ही पार्टिसिपेट करना है, ऐसे ही पार्टिसिपेट करना है कि जब मैं पीछे पलटूं मेरे को दिखना चाहिए कि सारे आंसर थे। अब एजीएम आया सेक्शन 96, जब आपका फर्स्ट एजीएम होता है, फर्स्ट एजीएम विद इन 9 मंथ्स हो जाना चाहिए फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 9 मंथ्स में हो जाना चाहिए। लेकिन सर इसमें ये याद रखना कि इसमें आरओसी के पास कोई एक्सटेंशन देने की पावर नहीं होती है। ऑब्वियसली होगी कैसे? क्योंकि फाइनेंशियल ईयर से 9 मंथ्स के एंड में 31 दिसंबर आ जाता है। लेकिन सर जो सब्सीक्वेंट है, सब्सीक्वेंट मतलब जो इसके बाद वाला एजीएम है, उसमें 6 मंथ्स फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर देखते हैं। मतलब फ्रॉम एंड ऑफ एफवाई फाइनेंशियल ईयर में 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर देखते हैं। 31 तारीख से 6 महीना एंड में आपका एजीएम वाला पूरा पोर्शन हो जाना चाहिए। 2 एजीएम के बीच में 15 महीना से ज्यादा का गैप अलाउड नहीं है। अगर आप एजीएम 96 में नहीं करते तो 97 में ट्राइब्यूनल एजीएम करवा सकता है, अगर आप 96 में एजीएम करने से फेल हो जाते हैं तो। ठीक है, एजीएम जनरली होगा कहां पर? रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी में होगा। एनी अदर प्लेस पर हो सकता है, लेकिन सेम सिटी के अंदर। अगर आप अनलिस्टेड कंपनी हो तो दूसरी सिटी में क्या दूसरे स्टेट में भी हो सकता है, लेकिन इंडिया के अंदर होना पड़ेगा। और बस इतनी चीज है, इंडिया के अंदर होना पड़ेगा। मोर देन 15 मंथ्स गैप इज नॉट अलाउड। ठीक है, मतलब 15 महीना से ज्यादा का गैप नहीं होना। अच्छा फिर आया सर ईजीएम 100 वाला। ईजीएम का 100 का प्रोविजन याद रखना कि ईजीएम बुलाया जा सकता है, मेंबर्स द्वारा भी बुलाया जा सकता है, कंपनी द्वारा भी बुलाया जा सकता है। अगर मेंबर द्वारा बुलाया जा रहा है तो उसमें अगर विद शेयर कैपिटल वाली कंपनी है तो आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 1/10 ऑफ
पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करना है, और अगर वोटिंग पावर है विदाउट शेयर कैपिटल तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1/10 ऑफ वोटिंग पावर होल्ड करना है, तभी आप ईजीएम बुला पाओगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जब मेंबर्स रिक्वेस्ट करेंगे तो कंपनी को 21 डेज में बुला लेनी है, एट द मैक्स 45 डेज। अगर वो फेल कर जाते हैं तो ट्राइब्यूनल मतलब मेंबर्स खुद मीटिंग बुला सकते हैं, बट उनको ये 3 महीने के अंदर करना है जब से उन्होंने कंपनी को रिक्वेस्ट दिया है। 3 महीने से ज्यादा का पीरियड पार नहीं हो सकता। जब से उन्होंने कंपनी को रिक्वेस्ट किया है उससे 3 महीना के अंदर अंदर ये होना चाहिए। साल में कितनी बार? सर ईजीएम के ऊपर कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, ईजीएम के ऊपर कोई लिमिट नहीं है। ईजीएम साल में कितने भी बार हो सकती है, डिपेंड करता है मैटर और डिस्कशन पर। सर इसमें और एक चोर दरवाजा है, अगर आप 3 महीने में खुद नहीं बुलाना चाहते तो आप सेक्शन 98 में जाके ट्राइब्यूनल को बोल सकते हो कि वो आपके बिहाफ पर मीटिंग बुला दे। नेक्स्ट, अब आया सर कोरम अंडर सेक्शन 103। सर यहाँ पर दो चीजें हैं, सुनिएगा। कोरम जो है सर आपका, वो अगर पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक कंपनी के केस में कोरम है सर, अगर आपके अप टू 1000 मेंबर्स हैं तो कोरम इज 5, ग्रेटर देन 1000 है, अप टू 5000 है तो इट इज 15, ग्रेटर देन 5000 है तो इट इज 30। ये है भैया आपका पब्लिक कंपनी का कोरम फिक्स्ड। प्राइवेट कंपनी के केस में क्या है सर, 2 मेंबर्स। लेकिन ये कोरम में एक चीज याद रखना, एवरीथिंग इज पर्सनली प्रेजेंट, मतलब प्रॉक्सी कोरम का पार्ट नहीं बनता। लेकिन जो सेक्शन 112 में प्रेसिडेंट या गवर्नर का क्या है, क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट या गवर्नर का वो रिप्रेजेंटेटिव है, या जो सेक्शन 113 में कॉर्पोरेट बॉडी का रिप्रेजेंटेटिव है, वो कोरम में गिना जाता है, लेकिन प्रॉक्सी कोरम में गिना नहीं जाता है, उसको इंक्लूड ही नहीं किया जाता है कोरम में, ठीक है। अच्छा सर, अगर मान लीजिए कि आपकी मीटिंग जो है वो अजर्न्ड हो गई क्योंकि एक दिन कोरम नहीं आया, कोरम कितने टाइम में आ जाना चाहिए, विद इन 30 मिनट्स ऑफ द पासिंग ऑफ द मीटिंग, एंड इट शुड बी देयर ड्यूरिंग एवरी बिजनेस। मतलब अगर 10 रेजोल्यूशन पास हुए हैं जिसमें 5 में कोरम था और 5 में कोरम नहीं था, तो जिसमें कोरम नहीं था वो इनवैलिड है, वो वैलिड ही नहीं गिने जाएंगे। तो 30 मिनट्स में एवरी बिजनेस में जाएगा। प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर, अप टू 1000 मेंबर 5, 15, 30, ये हो गया प्रॉक्सी, हो गया 1। अच्छा सर, मान लीजिए अगर आपकी मीटिंग, एक मीटिंग पहली बार जो आपने कंडक्ट की वो कोरम नहीं होने की वजह से एडजर्न हो गई, ठीक है, हो ही सकता है, कोरम नहीं होने की वजह से वो एडजर्न हो गई। अब दूसरी बार क्या हुआ, जब ये मीटिंग वापस से हुई, ठीक है, जब ये मीटिंग वापस से हुई, कोरम की वजह से एडजर्न हो गई, जब ये मीटिंग वापस से हुई उस दिन भी कोरम नहीं आया, तो जितने लोग मीटिंग में थे दैट इज द वैलिड कोरम, उतना ही वैलिड हो जाएगा, उतना ही हम लोग काउंट कर लेंगे। तो ये अगर कोई दूसरी डेट नहीं हुई तो सेम टाइम सेम प्लेस पर आ जाएगा, सेम बिजनेस कोरम का वापस से हो जाएगा। अगर हम लोग सर एक ऐसी मीटिंग है, ठीक है, अगर एक ऐसी मीटिंग है, अगर एक ऐसी मीटिंग है जिसमें सर, ठीक है, जो ट्राइब्यूनल ने बुलाई है मीटिंग, और अगर ट्राइब्यूनल की मीटिंग में कोरम नहीं आता तो ट्राइब्यूनल की मीटिंग में एक आदमी भी इनफ कोरम होता है, वेदर ही इज पर्सनली प्रेजेंट और एब्सेंट, वो वैलिड कोरम हो जाएगा। नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम प्लेस होगा, लेकिन उसमें भी आपको 3 दिन पहले नोटिस देना जरूरी है। उसमें भी आपको कितने दिन नोटिस देना जरूरी है, 3 दिन नोटिस देना जरूरी है, ठीक है। यहां तक सर क्लियर सर, आगे कोई डाउट सर? एब्सोल्युटली ओके सर। प्रॉक्सी लेटर काउंट होते हैं क्या सर? अगर देखो मैं यही बता रहा हूं कि एक बार ट्राइब्यूनल की मीटिंग हुई तो ट्राइब्यूनल की मीटिंग में आप में प्रॉक्सी हो या इन पर्सन आए हो, आप दोनों केस में काउंट हो जाओगे, ठीक है, आप दोनों केस में काउंट हो जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट इधर आओ। अच्छा, अब वही मेरा प्रॉक्सी का ही था पूरा का पूरा 105। अब प्रॉक्सी में सर एक बात याद रखना, प्रॉक्सी शो ऑफ हैंड्स में, ठीक है, शो ऑफ हैंड्स में वोट नहीं कर सकता, मीटिंग में स्पीक नहीं कर सकता, लेकिन पोल डिमांड भी कर सकता है और पोल पे वोट भी कर सकता है,
क्या ये आदमी कोरम में काउंट होता है? नहीं सर, ये बात तो पहले ही कर चुके हैं, तो कोरम में भी ये काउंट नहीं होता। उसके बाद सेक्शन 105 प्रॉक्सी के राइट के बारे में हमें ये बताता है कि सर एक आदमी 50 मेंबर का प्रॉक्सी हो सकता है एंड होल्डिंग कितना सर? लेस देन इक्वल टू 10% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। मतलब अगर एक आदमी है जिसके पास 12% कैपिटल है, अगर उसने एक आदमी को प्रॉक्सी अपॉइंट किया, वो बंदा किसी भी दूसरे का प्रॉक्सी नहीं बन पाएगा। ठीक है, एक आदमी एक ही का प्रॉक्सी बन पाएगा अगर उसके पास जिसका प्रॉक्सी वो बन रहा है 10% से ज्यादा का कैपिटल होल्ड करके बैठा है तो। ठीक है सर, क्या प्रॉक्सी वोट्स को डिफरेंटली यूज कर सकता है? द आंसर इज यस। प्रॉक्सी फॉर्म नंबर क्या है? MGT11। क्यों सर? जुड़वा है ना 11, तो मैं नहीं गया तो मेरी जगह मेरा मेंबर चला गया, इक्वल। प्रॉक्सी फॉर्म जो होता है वो 48 आवर्स बिफोर आपको कंपनी को सबमिट करना है। अगर आप चेक करना चाहते हो, मतलब अगर आपको चेक खेलना है, तो चेक खेलने के लिए आप ये कर सकते हो, आप 3 डेज पहले कंपनी को अप्लाई कर सकते हो अगर आपको इंस्पेक्शन करना है, और इंस्पेक्शन शुरू होगी 24 आवर्स अहेड ऑफ द मीटिंग। 24 आवर्स अहेड ऑफ द मीटिंग वो इंस्पेक्शन शुरू होगी। इज इट क्लियर सर? ये पूरी कहानी अभी क्लियर है सर प्रॉक्सी की? ये प्रॉक्सी की कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 112 और 113 तो आप पहले ही देख चुके हो, तो स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर दिया था। ओके एक तो स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर दिया था। एक तो CBSE रिजल्ट वाला रोज एक तो मैसेज आता है, कब आएंगे भगवान जाने। चलो ओके सर, यहां पर ये वाला प्लीज फोकस, मैं आपके लिए पहले से लिख दिया। 2 तरह की चीजें हैं, एक है 111 का मेंबर रेजोल्यूशन और एक है 115 का स्पेशल नोटिस। सर दोनों में फर्क क्या है? 111 वाले को पहले स्पेशल रेजोल्यूशन बुलाते हैं, बोर्ड की तरफ देखो। 115 वाले को स्पेशल नोटिस। जो 111 का रेजोल्यूशन होता है वो सिर्फ AGM में हो सकता है, लेकिन जो 115 वाला है वो इतना इंपॉर्टेंट मैटर है कि उसके लिए AGM तक रुकने की जरूरत नहीं है। वो AGM में भी हो सकता है, EGM में भी हो सकता है। यहाँ मेंबर खाली बोल रहा है कि SR या OR पास करने, उधर भी सेम चीज है। रेजोल्यूशन पास करने की लिमिट के लिए, मेंबर रेजोल्यूशन के लिए क्या चाहिए सर आपको? 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल या 1/10 ऑफ द वोटिंग पावर? साथ साथ बोलो, याद आएगा। या स्पेशल नोटिस में क्या चाहिए? 1% ऑफ वोटिंग पावर या पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 5 लाख। अब मेंबर रेजोल्यूशन 6 हफ्ता पहले और 2 वीक बिफोर मीटिंग के आना है। स्पेशल नोटिस 3 महीना पहले आपको सबमिट करना है कंपनी को। सर 111 के लिए कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं चाहिए, लेकिन स्पेशल नोटिस सिर्फ 4 केसेस में होगा, तो इसको ही रट लो, यही याद कर लो कि स्पेशल नोटिस 4 चीजों के केस में होगा। और वो 4 चीजें क्या है? न्यू अड्डा, मैंने इसको नाम दिया न्यू अड्डा। पुराना अड्डा क्या था? पुराना अड्डा अगर आपको याद हो, पुराना अड्डा क्या था? पुराना अड्डा था सर आपका अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, डायरेक्टर, और ये क्या बोलते हैं, अडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। न्यू अड्डा क्या है? ऑडिटर रिप्लेस करना है, या ऑडिटर को रिमूव करना है, या डायरेक्टर को रिमूव करना, नया डायरेक्टर लेके आना है, ये है न्यू अड्डा। ठीक है, तो याद रखना न्यू अड्डा के लिए आपको 115 करना होगा, और मेंबर रेजोल्यूशन बाकी किसी भी मैटर पर हो सकता है अदर देन दीस 4 मैटर्स। तो ये दोनों में डिफरेंस याद रखना। तो जो सेक्शन 140 में 140 सबसेक्शन 4 में मेंबर्स नोटिस कर रहे थे ऑडिटर को निकालने के लिए, वो यही वाला है, वो यही वाला है। न्यू अड्डा में ए का मतलब ऑडिटर को रिप्लेस करो, ए का मतलब ऑडिटर को रिमूव करो। रिप्लेस और रिमूव में क्या है? रिप्लेस मतलब इसकी जगह इसको लेके आओ, रिमूव मतलब इसको तो हटाओ। फिर डी है डायरेक्टर को रिमूव करो, और दूसरा डी है डायरेक्टर की जगह दूसरे को लेके आओ। ठीक है, आओ सर नेक्स्ट, रिपोर्ट ऑन द AGM। सर ये वाला पॉइंट सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड एंटिटी को लगता है ओनली, लेकिन इसके ऊपर MTP में डिस्कशन है, इसीलिए मैंने भी यहां पर रखा। सर सिर्फ ये एक लिस्टेड कंपनी को लगता है कि एक लिस्टेड कंपनी को अपना AGM खत्म होने के विदिन 30 डेज, ठीक है, विदिन 30 डेज अपने AGM की एक डिटेल्ड रिपोर्ट बना के ROC को सबमिट करनी होती है कि बताओ भैया AGM में क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ और क्यों क्यों हुआ बताना पड़ता है। क्या क्या हुआ और क्यों क्यों हुआ बताना पड़ता है सारी चीजें। नेक्स्ट, अच्छा सर जब ये डिविडेंड वाली कहानी आती है तो डिविडेंड में सबसे पहले आता है 1 2 3 डिविडेंड का पेमेंट।
कितना सेक्शन बाकी है? अरे बेटा देखो अब तो पूरा एक्ट ही खत्म कर दिए एक तरीके से, देखो तुम तो। ऑर्डिनरी नोटिस अबे अभी तो किया नेहा नागपाल यार, देखती ही नहीं हो, थोड़ा सा पीछे करके देखो। 111 ऑर्डिनरी नोटिस है और वो 115 स्पेशल नोटिस है, देखती ही नहीं हो ठीक से। 123 सर डिविडेंड पेमेंट करने का क्राइटेरिया सर एकदम सिंपल है सर कि, ठीक है, क्राइटेरिया बड़ा सिंपल है कि सर आपने जब डिविडेंड डिक्लेयर किया विद इन 5 डेज इसको आपको सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना है। 30 डेज में डिविडेंड पे हो जाना चाहिए, 5 डेज में सेपरेट बैंक अकाउंट में जाएगा। सर इसमें सर अगर आप प्रॉफिट में डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो तो आपका जो मन में आए वो रेट हो सकता है, लेकिन अगर आप लॉस में कर रहे हो तो वो 3 ईयर का जो एवरेज प्रॉफिट है उससे ज्यादा नहीं हो सकता। दूसरा सर वो 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ फ्री रिजर्व से ज्यादा रिसोर्सेज आप यूज नहीं कर सकते। और सर पेमेंट करने के बाद आपके रिजर्व में 15% ऑफ कैपिटल से ज्यादा का पैसा, 15% ऑफ कैपिटल मिनिमम आपके पास रिजर्व में बैलेंस बचना चाहिए। अरे वो ऑर्डिनरी नोटिस नहीं है गधी, वो ऑर्डिनरी नोटिस ऑफ कॉलिंग द जनरल मीटिंग है। ये रेजोल्यूशन पास करा रहे हैं, दोनों अलग अलग चीज चल रही है। इंग्लिश में ही वीकनेस है, मैराथन नहीं देखी हो तुम। फिर आया सर 124 अनपेड डिविडेंड। अगर 30 डेज के एंड में भी डिविडेंड पे नहीं होता तो विद इन 7 डेज आपको दूसरे बैंक अकाउंट में डालना है। एकदम 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 एमके गेमिंग पूरा साल, एमके नहीं एम छोड़ो, ठीक है। 7 डेज में अनपेड रहता है तो आपको 7 दिन के बाद उसको सेपरेट बैंक अकाउंट में डाल देना है, 30 डेज से 7 दिन के अंदर। वहां पर इन 90 डेज आपको एक नोटिस लगा देनी है अपनी वेबसाइट में सारी डिटेल्स के साथ कि किसका पैसा ड्यू है। अगर वहां पर भी पैसा 7 साल तक अनपेड ही रहता है तो उसके बाद आप इसको इन्वेस्टर एजुकेशन और प्रोटेक्शन फंड में डाल सकते। फिर आया सर पेनल्टी अंडर सेक्शन 127। अगर सर अंडर 127 डिविडेंड पे नहीं हुआ, अगर कंपनी का डिफॉल्ट है इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड, तो बेटा जो डायरेक्टर्स ने डिफॉल्ट किया उनको 2 साल तक की जेल हो सकती है, प्लस आपको 18% तक मिलेगा। लेकिन ये जो डिफॉल्ट है अंडर सेक्शन 127, इसमें कंपनी की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा कोई चीज ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से नहीं दिया गया तो नहीं रिक्वायर करता। अगर शेयर होल्डर ने कंपनी को कुछ ऐसा काम करने के लिए बोला है जो कंपनी के लिए इनप्रैक्टिकेबल है तो उस केसेस में 127 नहीं लगता। नेक्स्ट सेक्शन 128 बुक्स ऑफ अकाउंट। सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स जब आप करने जाते हो तो सर आपको सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप चाहो तो इलेक्ट्रॉनिक मैनर में भी प्रिपेयर कर सकते हो, या अगर आप चाहो तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप प्रिपेयर कर सकते हो इन फिजिकल मोड एज वेल। दोनों चीजें पॉसिबल हैं। सर ये बुक्स ऑफ अकाउंट जो मेंटेन करते हो रजिस्टर्ड ऑफिस में रहेगा, लेकिन 1/10 अगर आप करते हो, 1/10 ऑफ द मेंबर्स जिस लोकेशन में रहते हैं प्लस एसआर इन जीएम पास करते हो, एसआर इन जीएम पास करते हो, तो भैया आप इसको दूसरी जगह मूव भी करा सकते हो, पर वहां पर आपके उस जगह पे 1/10 मेंबर रहने चाहिए आपके उसके, ठीक है। नेक्स्ट सर सेक्शन 130। अब 130 होता है रीओपनिंग, ठीक है। 130 है रीओपनिंग ऑफ बुक्स। अब 130 में अगर ट्राइब्यून, अगर बाहर वालों को जैसे सेबी है, आईटीएटी है या आरबीआई है, अगर इन्होंने कोई एक ऐसा मतलब आपके ऊपर एक बोलते हैं ना कार्रवाई बैठाई, तो इन्होंने एनसीएलटी को बोला कि भैया इस कंपनी की किताबें खुलवाओ, ठीक है, तो ये 8 साल पीछे तक आपकी किताबें खुलवा सकती हैं, क्योंकि आप भी 8 साल के ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के अपने पास रखते हो। सो इट कैन गो बैक अप टू 8 प्रीवियस ईयर। इसमें क्वेश्चन जो बनता है वो क्वेश्चन वो यही पूछते हैं कि वो एक तो क्वेश्चन होता है कि 8 साल के अंदर होता है, दूसरा क्वेश्चन होता है वो 15-20 साल का आसपास होता है और वो तुमसे पूछते हैं कि बताओ वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो 2 ही तरह के क्वेश्चन बनते हैं, उससे ज्यादा कोई क्वेश्चन बनता नहीं। 8 साल याद रखना। सेक्शन 131 में 3 है, अगर आप खुद से अपने बोर्ड रिपोर्ट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई रिवीजन करना चाहते हैं, रिवीजन फ्रॉड को हटाना नहीं, रिवीजन करना चाहते हैं कि कोई मिस्टेक हो गई है आपसे, तो ट्राइब्यूनल आपको परमिशन दे सकता है, लेकिन आप सिर्फ 3 प्रीवियस ईयर में ही कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और बात याद रखिएगा, 1 साल के स्टेटमेंट को अगर आपने एक बार रिवाइज कराया तो आप उसको दोबारा नहीं करवा सकते, और ये वॉलेंट्री होता है। 1 साल के स्टेटमेंट एक ही बार रिवाइज होंगे, आप उसको 2 बार नहीं करवा सकते या दोबारा नहीं करवा सकते। सबसे ज्यादा जरूरी ये है, इसके ऊपर एमसीक्यू भर भर के आए। फिर सर सेक्शन 134 बोर्ड रिपोर्ट है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 134 बोर्ड रिपोर्ट पार्ट 5 रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट जो है।
सर जो बोर्ड रिपोर्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट है वो ये इंश्योर करता है कि हमसे पूछा ये जाता है कि बताओ इस रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में होता क्या क्या है। तो सर इसमें आप बताते हो कि कंपनी ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो किया, अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो किया, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल लगाया। ऑडिटर ने जो 143.12 में 4 आइटम लिखने के लिए आएंगे, 143.12 में आप कोई से भी 4 लिख सकते हो। 143.12 में जो फ्रॉड दिया उस पे कंपनी के ओपिनियन क्या है, सीएसआर पॉलिसी की तरफ अपना एक्सपेंडिचर क्या किया है, एनर्जी कंजर्वेशन की तरफ, एनर्जी कंजर्वेशन की तरफ कंपनी ने क्या स्टेप्स लिए हैं, ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन की तरफ। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट अपनी खुद की परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। ये सारी चीजें लगती हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब आता है सर सेक्शन 135 सीएसआर, ठीक है। सर सीएसआर में सबसे पहले याद रखना कि सर ये सीएसआर कमिटी बनानी किसको है। सर ये सीएसआर कमिटी उसको बनानी है जिसका नेटवर्थ, टर्नओवर या नेट प्रॉफिट इस साल नहीं प्रीवियस ईयर 500 करोड़, 1000 करोड़ या 5 करोड़ को क्रॉस कर गया है, तभी आपको सीएसआर कमेटी बनानी है, वरना आपको सीएसआर कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा सीएसआर कमेटी तो बना लिया, लेकिन सीएसआर स्पेंड कितना होगा। सीएसआर स्पेंड करते टाइम आपको 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स देखना है, 3 साल। अगर ये आपका पहला ही ईयर है तो फिर तो आप पर ये वैसे भी अप्लाई नहीं होगा, तो आप इसी ईयर के नेट प्रॉफिट से 2% दे देना, ठीक है। अच्छा बोर्ड रिपोर्ट को साइन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे, अगर मतलब चेयरमैन करेगा कंपनी का। अगर चेयरमैन अवेलेबल नहीं है तो वो पर्सन जिसको बोर्ड ने ऑथराइज किया है, 2 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिसमें से एक मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, ठीक है। ये हो गया सर सीएसआर कमिटी, सीएसआर स्पेंड। अच्छा मान लीजिए अगर आपकी कमिटी है लेकिन आपका जो सीएसआर स्पेंड है वो 50 लाख को क्रॉस नहीं करता, तो फिर आप कमिटी को डिसकंटिन्यू भी कर सकते हो, ठीक है। तब कमिटी रखना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट सेक्शन 138 इंटरनल ऑडिटर, 25, 50, 100, 200। पब्लिक डिपॉजिट्स, बोरोइंग, पेड अप शेयर कैपिटल, टर्नओवर, ठीक है। सर अगर आप लिस्टेड कंपनी हो तो 138 कंपलसरी है। बाकी इन केसेस में ये जो चारों हैं डिपॉजिट्स, पब्लिक, बाकी इन चारों केसेस में डिपॉजिट, पेड अप शेयर कैपिटल, बोरोइंग और टर्नओवर, अगर ये 4 हैं तो फिर ये किसके लिए रेलेवेंट होंगे, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए। किसके लिए, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए, यूपीएलसी जिसको बोलते हैं, ठीक है। इन चारों में से कोई भी एक। अब अगर आप प्राइवेट कंपनी हो, ठीक है, अगर आप प्राइवेट कंपनी हो तो उस केस में तो सिर्फ 2 ही है, 100 और 200, उसके अलावा कोई नहीं है, ठीक है। 100 और 200 क्लियर सर। आगे बढ़े सेक्शन 139, ठीक है। सर सेक्शन 139 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स के बारे में बात करता है। सेक्शन 139 का मैं आपको ये बोलूंगा कि इसका आप एक बार ना लिमिट सारी की सारी रिवाइज कर लीजिएगा एग्जामिनेशन सेंटर घुसने से पहले, जिसमें कि फर्स्ट ऑडिटर को बोर्ड अपॉइंट करता है 30 डेज में, बोर्ड नहीं कर पाया तो मेंबर्स करते हैं, गवर्नमेंट कंपनी के केस में सीएजी करता है। अगर यहाँ पर सर रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स का प्रोविजन देखा जाए तो जो फर्म है उसको मिलते हैं 2 टर्म्स ऑफ 5 ईयर ईच, ठीक है। 2 टर्म्स ऑफ 5 ईयर ईच, फर्म को मिलते हैं 2 टर्म 5 साल के, ठीक है। लेकिन जो इंडिविजुअल रहता है वो इंडिविजुअल को सिर्फ और सिर्फ 5 साल ही मिलते हैं, 5 इयर्स ही मिलते हैं, उसको ओनली 5 इयर्स का पीरियड मिलता है। यहाँ ये याद रखना है कि उसके बाद अगर वो कोई दूसरे फर्म में चला जाए तो वो दूसरा फर्म भी नल एंड वॉइड हो जाता है। जो सबसे पहला ऑडिटर अपॉइंट होता है उसका टर्म
फर्स्ट एजीएम के एंड में एंड होता है और उसके बाद ही कैन कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स। तो क्वेश्चन अगर पूछेगा कि व्हेन डज द फर्स्ट ऑडिटर टर्म एक्सपायर, तो इट इज एट द एक्सपायरी ऑफ द 6th एजीएम। ठीक है, याद रखना। अच्छा, सेक्शन 140 में रिमूवल। सर सेक्शन 140 में रिमूवल पहले तो ऑडिटर का कंपनी कर सकती है। अगर कंपनी ऑडिटर का रिमूवल कर रही है तो कंपनी को बीआर बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करना है। उसके बाद 30 डेज के अंदर, 30 डेज के अंदर उसको फॉर्म नंबर ADT 2 किसके पास, MCA के पास फाइल करना है। MCA अप्रूव कर दे तो उसको SR इन GM फाइल करना है इन 60 डेज। ठीक है, इन 60 डेज। अगर कंपनी ना करे और ऑडिटर रिजाइन करना चाहता है, ऑडिटर रिजाइन करना, तो ऑडिटर रिजाइन करेगा तो ऑडिटर पहले अपना रिजाइन करने से पहले, मतलब रिजाइन करेगा तो लेटर ऑफ रेजिग्नेशन होता है ना, ये वो रजिस्ट्रार को भी देगा, कंपनी को भी देगा। अगर नहीं देता है तो पेनल्टी लग जाएगी 50,000 रुपए की, और उसके बाद ऑडिटर लीव कर सकता है। ठीक है। अच्छा, अगर ऑडिटर को रिमूव करने के लिए, यही मैं बोल रहा था, अगर ऑडिटर को रिमूव करने के लिए स्पेशल नोटिस फाइल की गई है अंडर सेक्शन 115, सब हम ही करवा दें, खुद भी कुछ कर लो, नोट्स दिया, सब कुछ हम ही करवाएं। ठीक है, रिमूव करना है सेक्शन 115 के तहत। ठीक है, अगर ऑडिटर को रिमूव करना है अंडर सेक्शन 115 के तहत तो एक स्पेशल नोटिस फाइल करनी पड़ती है। स्पेशल नोटिस के बाद EGM कंडक्ट करा के आप ऑडिटर को रिमूव करवा सकते हो, लेकिन यहाँ पर ऑडिटर के पास अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड होगी मीटिंग में। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है जब ट्राइब्यूनल ऑडिटर को हटाता है, क्योंकि ट्राइब्यूनल ने ऑडिटर को कुछ फ्रॉड करते हुए पकड़ लिया है, तो जब वो उसको फ्रॉड करते हुए पकड़ता है तो वो उसको वहां से हटाता है। ठीक है, क्या रिटन या ओरल, ऑब्वियसली रिटन, उसको यहां से वो हटाता है। अभी तो मैं बोलूंगा अभी सेल्फ रिवीजन कर लो, अब MTP नहीं। अभी देखो सर, मैं ये बोला जब मैं ये सेशन खत्म करूंगा, ठीक है, उसके बाद आपको बस एक चीज करनी है, वो 3 चैप्टर जो न्यूली सिलेबस में इंट्रोड्यूस हुए उनको देख के चले जाओ, बस और कुछ नहीं चाहिए। उसमें से एक फॉरेन कंपनी तो मैंने 17 मिनट में रिवाइज करा के रखा है इसी चैनल पर, जल्दी हो जाएगा। बाकी दोनों को आप फेमा को अपने नोट से पढ़ लो और LLP को भी अपने नोट से पढ़ लो, कल LLP का भी 1 शॉट कराया ही था। ठीक है, तो ट्राइब्यूनल भी आपको रिमूव कर सकता है, लेकिन ट्राइब्यूनल रिमूव करेगा ना तो 5 इयर्स के लिए डिबार्ट कर देगा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, 5 साल तक दुकान बंद करा देगा ट्राइब्यूनल। अच्छा, सेक्शन 141, सर सेक्शन 141 मैंने यहाँ पर क्यों लिखा है, उसके पीछे है डिस्क्वालिफिकेशन। सर आप ऑडिटर कब नहीं बन सकते, आप ऑडिटर तब नहीं बन सकते जब आप कंपनी के एम्प्लॉय हैं, कंपनी के पार्टनर हैं, कंपनी के डायरेक्टर हैं, या रिलेटिव है ऑफ कंपनी एम्प्लॉय या डायरेक्टर किसी भी तरह आपस में, या अगर आप एक बॉडी कॉर्पोरेट है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो 3 लिमिट है। अगर ऑडिटर खुद 1 रुपए की भी सिक्योरिटी कंपनी में होल्ड करता है या उसका रिलेटिव 1 लाख की फेस वैल्यू तक की करता है तो भैया वो ऑडिटर एलिजिबल नहीं होगा, 1 लाख के ऊपर एलिजिबल नहीं होगा। 60 डेज का टाइम मिलेगा 1 लाख में करेक्ट कर लेने का, अगर रिलेटिव का ज्यादा हो जाए तो। लेकिन गारंटी और लोन के अमाउंट में ऑडिटर को और रिलेटिव को सबको 5 लाख इन केस ऑफ इंडेटेड एंड 1 लाख इन केस ऑफ गारंटी एलिजिबल है। आप अगर 20 ऑडिट से ज्यादा ले नहीं सकते 1 साल में, लेकिन इसमें स्मॉल OPC और प्राइवेट कंपनी जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से ज्यादा नहीं है वो इंक्लूड नहीं होती हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है, मतलब डिस्क्वालिफिकेशन ठीक ठाक है, कोई उतनी। अगर आप कन्विक्टेड हैं, अगर आप जेल गए हैं तो 10 साल तक, आफ्टर अपनी सजा काटने के 10 साल बाद ही आप एलिजिबल हो पाओगे जेल से निकल के अपना काम करने के लिए, उससे पहले नहीं होगे। अब अगर आप देखो तो हम लोग ने वो जगह क्रॉस कर दी है जहां हमारा कॉर्पोरेट लॉ निपट। अब हम लोग आए हैं इनमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में, ये आपके जनरल क्लॉजेस से चल रही है। सर इनमूवेबल प्रॉपर्टी के क्वेश्चन में सबसे ज्यादा याद है, सबसे ज्यादा बार पूछा गया है ये, सीधे डेफिनेशन लिखना है तो एक आता है लैंड, एक दूसरा आता है बेनिफिट्स आउट ऑफ लैंड, बेनिफिट्स आउट ऑफ लैंड। ठीक है, फिर आता है थिंग्स परमानेंटली अटैच टू अर्थ, थिंग्स परमानेंटली अटैच्ड टू लैंड, और ऐसी चीजें जो लैंड पे जो चीजें अटैच्ड हैं उसके ऊपर हैं, जैसे विंडोज। ठीक है, जैसे विंडोज हैं घर की। और इसमें याद रखना ड्रेन में जो पानी है वो नहीं आता, लेकिन पानी में जो मछली है वो आती है इनमूवेबल प्रॉपर्टी में।
अच्छा, गुड फेथ की जब बात करते हैं तो सर ये याद रखना, एक क्वेश्चन बहुत बार एमटीपी में आया है सर, एज पर जनरल क्लॉजेज एक्ट जो चीजें भी ऑनेस्टी के साथ की जाती हैं वो गुड फेथ में है। मतलब भले ही वो आदमी नेग्लिजेंट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो आदमी नेग्लिजेंट है तो, बस अगर उसने वो चीज ऑनेस्टली की है तो वो कवर हो जाता है। ऑनेस्टी जरूरी है। हालांकि ये थोड़ा सा बेवकूफी है, मतलब इसमें आप मान लो मछली की दुकान गए और वो मछली की दुकान में आपको ताला बेच रहा है, मछली की दुकान में ताला बेच रहा है तो उसका तो कोई लॉजिक नहीं बनता ना। नेक्स्ट, कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर। सर ये कैलेंडर ईयर हो या फाइनेंशियल ईयर हो, दोनों एक पीरियड ऑफ 12 मंथ्स होता है, ठीक है, कैलेंडर ईयर हो या फाइनेंशियल ईयर हो, दोनों एक पीरियड ऑफ 12 मंथ्स होता है। लेकिन इसमें फर्क ये है, हाँ, कैलेंडर ईयर हो या फाइनेंशियल ईयर हो, दोनों ये पीरियड ऑफ 12 मंथ्स होता है। जो कैलेंडर ईयर होता है वो स्टार्ट होता है जनवरी से एंड इट एंड्स ऑन दिसंबर, लेकिन जो फाइनेंशियल ईयर होता है इट स्टार्ट्स फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल एंड एंड्स ऑन मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दिस इज नॉट एप्लीकेबल, बट दिस इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बेटा, कॉन्ट्रैक्ट छोड़ो, इट इज नॉट इवन एप्लीकेबल इन सोगा। अच्छा, अब आया लिटरल कंस्ट्रक्शन। सर रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन तब काम करता है जब ऑडी ना हो। मतलब रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन ये बोलता है कि आप लॉ को वैसे ही पढ़ोगे, स्टैट्यूट को वैसे ही पढ़ोगे जैसे वो लिखा है। मतलब उसमें आप कोई अपनी इंटरप्रिटेशन ऐड नहीं करोगे, यू विल रीड द स्टैट्यूट एज इट इज गिवन। रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, जिसमें सर ए वो एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए, यू वो अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए, डी उसमें लेजिस्लेशन में कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, तब आप लिटरल कंस्ट्रक्शन यूज करोगे। बच्चा बोल रहा है एक बार पोस्ट वाला भी बता दो जनरल क्लॉजेस का, ठीक है। जनरल क्लॉजेस में जो सर्विस ऑफ नोटिस दिया हुआ है वो बोलता है सर्विस ऑफ नोटिस वैलिड रहेगा अगर वो प्रॉपरली एड्रेस्ड है, वो प्रीपे किया हुआ है, ठीक है, और उसको सही एड्रेस उसमें मेंशन किया हुआ है, तो हम ये मान लेंगे दैट द सर्विस ऑफ नोटिस हैज बीन कंप्लीटेड, ठीक है। ओके, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन क्या बोलता है, जब भी कहीं पर ऐसा है कि एक्ट में दो चीजें कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर की हैं, दो प्रोविजंस आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, आपस में लड़ाई कर रहे हैं, तो वैसे केस में रिलेटिव होल्ड 1 लाख, ऑडिटर अगर रिलेटिव 1 लाख तक होल्ड करता है तो डिस्क्वालीफाई नहीं, 1 लाख से ज्यादा करता है तो 60 डेज में करेक्ट कर लो, अदरवाइज डिस्क्वालीफाइड, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट होता है तो आप उसको ऐसे इंटरप्रेट करोगे कि दोनों प्रोविजंस को इक्वल इज्जत मिल जाए, ठीक है, दोनों प्रोविजंस को इक्वल इज्जत मिल जाए, उसमें कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन ना हो, दैट इज द लिमिट ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। कि बोलते ना ऑडी, ए फॉर एम्बिगुअस, यू फॉर अनरीजनेबल, डी फॉर डिफीट्स द इंटेंशन ऑफ लॉ। अच्छा, नेक्स्ट आया हेडन्स रूल। हेडन्स रूल को एक और नाम से बुलाया जाता है जिसको बोलते हैं मिस्चिफ रूल। मिस्चिफ मतलब लड़ाई। अगर कहीं पर ऐसा है कि लॉ का कोई ऐसा प्रोविजन है, ठीक है, लॉ का कोई ऐसा प्रोविजन है जिसको पढ़ने की वजह से हमारे दिमाग में क्या है, एक मतलब उसको इस तरह से इंटरप्रेट किया जा रहा है कि वो मिस्चिफ को प्रमोट कर रही है, तो रूल ऑफ मिस्चिफ ये बोलता है कि आप लॉ का ऐसा इंटरप्रिटेशन निकालो जिससे मिस्चिफ को सप्रेस किया जाए और रिलीफ को हाईलाइट किया जाए, दैट इज द हिडन रूल। क्वेश्चन बचा के रखो, क्लास के एंड में सारे ले लेंगे। पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, कोई भी आदमी इंडिया में रेसिडेंट तब होगा जब वो इंडिया में मोर देन 182 डेज रहे। याद रखना, मोर देन 182, अगर नहीं याद रहता तो अपने आप को लपड़ मार के याद दिलाना कि इट इज 183, ठीक है, तो इट इज ऑलवेज 183, तो मोर देन 182 दैट इज 183। पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया को भारत देश में एटलीस्ट 183 डेज रहना है, ठीक है, एटलीस्ट 183 डेज रहना है। मतलब एक साल में आपका मिनिमम से मिनिमम 183 डेज होना ही होना पड़ेगा।
ठीक है, नॉट मोर देन 182 और 183 डेज मिनिमम रहना पड़ेगा, ठीक है, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। ठीक है, अब ये खत्म हो गया सर, ठीक है। लेकिन सर इसमें ना 3 लोग अगर इंडिया से किसी भी दिन इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, ये 3 पर्पस के लिए, तो वो रेसिडेंट की डेफिनेशन से बाहर चले जाएंगे। 3 दिन के लिए अगर कोई भी जा रहा है तो सर कौन सर? 1 2 3। अगर कोई इंडिया से इंडिया के बाहर जा रहा है किसी बिजनेस के लिए, या अगर वो इंडिया से इंडिया के बाहर जा रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए, या अगर वो इंडिया से इंडिया के बाहर जा रहा है लेकिन वापस आएगा कि नहीं तो ये अनसर्टेन है, तो फिर ये तीनों केसेस में वो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया हो जाएगा ऑन दैट वेरी डे, जिस दिन निकला। ठीक है, अब अगर यही आदमी इंडिया के बाहर से इंडिया आ रहा है, ठीक है, इंडिया के बाहर से इंडिया आ रहा है, ठीक है, तो उस केस में अगर कोई आदमी इंडिया के बाहर से इंडिया आ रहा है, वो किसी भी और पर्पस के लिए आ रहा है तो 183 देखेंगे। लेकिन अगर इंडिया के बाहर से कोई आदमी इंडिया आ रहा है बिजनेस के लिए या एम्प्लॉयमेंट के लिए या अनसर्टेन पीरियड के लिए, तो फिर उसको हम लोग अपना रेसिडेंट मान लेंगे। मतलब सिंपल है, हमारा वाला अगर छोड़ के जा रहा है 3 केसेस के लिए तो रेसिडेंट नहीं है, और बाहर वाला अगर यहाँ आ रहा है तो वो रेसिडेंट है। अब हमारे बच्चे इतने गधे हैं, हम यही सोच रहे हैं कैसे एग्जाम देने जा रहे हैं, हम यहाँ पर ये बता रहे हैं, बोलते हैं वो तो 120 डेज है। अबे भाई वो उसमें है डेजिग्नेटेड पार्टनर एलएलपी में, ये फॉरेन कंपनी का, ये फेमा का टॉपिक चल रहा है, वो समझ में आ रहा है? पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, दिस इज फ्रॉम द चैप्टर ऑफ फेमा। और वो डेजिग्नेटेड पार्टनर था कि देखने के लिए इंडिया में 120 डेज देखते हैं। पहले टॉपिक तो देख लो कौन सा कहां से रेलेवेंट है। सूरदास अलग ही चल रहा है। कैन आई रिसीव इन लास्ट सेशन ट्राइड बट नॉट गेट। बेटा आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, उसमें आपको 100 का पीडीएफ पूरा मिल जाएगा। मैं यहाँ पर आपको टेलीग्राम फिर कर देता हूँ। नोट्स तो बेटा कब से अवेलेबल हैं, अब मैं क्या बोलूं, नोट्स तो हमेशा से अवेलेबल है। 100 तो मैंने एग्जाम शुरू, अकाउंट्स एग्जाम शुरू होने से 1 हफ्ता पहले दे दिया था। ये लो, मैंने ऊपर टेलीग्राम लिंक पिन कर दिया है, देख लो, इसमें मिल जाएंगे। अच्छा, अब इसमें एक चीज याद रखना, आरबीआई का एक नोटिफिकेशन है कि अगर इंडिया से कोई आदमी इंडिया के बाहर स्टडी पर्पस के लिए जाता है, अगर इंडिया से इंडिया के बाहर कोई आदमी स्टडी पर्पस के लिए जाता है तो उसको हम पहले ही नॉन रेसिडेंट मान लेते हैं। आप वैसे सब तो मैंने करा ही दिया, बात तो सही है। अच्छा, अब आते हैं सर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन वो है जो प्राइम है, मतलब पी। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन वो है जो प्राइम है, ठीक है। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट्स करके रखी है और उस इन्वेस्टमेंट्स पर आपको इनकम हो रही है तो वो प्राइम है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप मेडिकल एक्सपेंसेस इंकर कर रहे हो या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए एक्सपेंसेस इंकर कर रहे हो तो वो प्राइम है। ई, एजुकेशन के लिए एक्सपेंस इंकर कर रहे हो तो वो भी प्राइम है, ठीक है। पेमेंट कर रहे हो इन रिलेशन टू गुड्स एंड सर्विस इंपोर्टेड, तो वो भी करंट अकाउंट में है। और आर, अगर आप अपनी फैमिली को कोई रेमिटेंसेस भेज रहे हो टू फैमिली मेंबर्स तो वो भी करंट अकाउंट है। तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन लिखने आ सकती है, तो प्राइम आपका आंसर है PRIM, PRIME। क्लियर है सर, यहां तक एब्सोल्युटली क्लियर? हाँ, फैमिली, स्पाउस, स्पाउस पहले याद आता है, माँ बाप नहीं याद आ रहे, स्पाउस पहले याद आ रही। अच्छा, अगर ऐसे ही कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन बोले तो क्या होगा सर? अरे LRS लिबरलाइज स्कीम होती है कि लिमिट है शेड्यूल 2-3 के अंदर
$2.5 लाख की। लेकिन अगर आप MEE मेडिकल, इमिग्रेशन या एजुकेशन के लिए विड्रॉल कर रहे हो तो उसमें LRS स्कीम का बेनिफिट आप ले सकते हो, इसमें आप 2.5 लाख से ज्यादा भी विड्रॉ कर सकते हो विथ ROC, विथ RBI परमिशन। सर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में क्या आएगा सर? देखो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होता है? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन मीन जब पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया होल्ड करे या ट्रांसफर करे या इन्वेस्ट करे इन फॉरेन करेंसी या फॉरेन सिक्योरिटी या इनमूवेबल प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है, ठीक है, लेकिन वो या तो उसने तब खरीदी थी जब वो खुद दुबई में रहता था, या दुबई में उसके एक नाना है, कोई शेख का लड़का है वो, और उस शेख ने उसको इनहेरिटेंस में दिया है, तो फिर इस केस में वो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया हो जाएगा। अच्छा, फिर आता है पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। सर जो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया उसकी कहानी क्या है? अगर उसकी कोई इनमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया में है जो उसने इनहेरिट की है, उसके दादाजी जो इंडिया में रहते थे या जब वो इंडिया में रहता था, मतलब क्या है सर? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होगा? अगर कोई प्रॉपर्टी या फॉरेन सिक्योरिटी से खरीदने बेचने का ट्रांजैक्शन हुआ, या तो वो प्रॉपर्टी सिक्योरिटी इंडिया में थी, तुम बाहर थे, या तो तुम इंडिया में थे, सिक्योरिटी बाहर है, तो वो दोनों केसेस में कैपिटल में आएगा। तो या तो तुम भारत में रहो, सिक्योरिटी बाहर कर दो, या तुम इंडिया मतलब तुम भारत के बाहर रहो और सिक्योरिटी भारत में रहे, ईदर ऑफ द टू। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन इज एनी ट्रांजैक्शन व्हिच ऑल्टर्स द एसेट एंड लायबिलिटी बैलेंसेस ऑफ द पर्सन इन इंडिया और द इंडियन आउट्स और द एसेट्स आउटसाइड इंडिया। स्मॉल LLP क्या है सर? स्मॉल LLP मतलब वो LLP जिसमें जो कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, जो कंट्रीब्यूशन है वो एक्सीड नहीं करता कितने को सर? जो कंट्रीब्यूशन है वो आपका 25 लाख को एक्सीड नहीं करता, लेस देन 25 लाख से सर, एंड आपका जो टर्नओवर है वो लेस देन 40 लाख है, वो स्मॉल कंपनी है। स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन लिखने के लिए आ सकता है LLP का, क्योंकि LLP से हम ज्यादा कोई फैंसी क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं ऐसा कि मतलब दुनिया के बाहर का होगा। ज्यादा कोई ऐसा फैंसी क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट, होल्डिंग आउट। सर ये बड़ा ऑप्शनल है, ठीक है, ये मतलब एक ऐसा रिजर्व के लिए मैंने रख लिया कि थोड़ा अतरंगी टॉपिक है। सर होल्डिंग आउट को बेसिकली ये बोलता है कि अगर कोई आदमी पार्टनर नहीं है बट वो अपने बिहेवियर से ऐसा दिखाता है कि वो पार्टनर है, तो उस केस में क्या होगा सर कि अगर उसने अपने बिहेवियर से दिखाया कि नहीं वो पार्टनर है, तो उस केस में वो सारी डेट के लिए लायबल हो जाएगा जो उसकी बाहर वाले की है। ठीक है, जो सारे बाहर वाले की है वो सारे के सारे के लिए लायबल हो जाएगा। लेकिन सर अगर उससे कुछ बेनिफिट हुआ है तो वो भी वो वापस लेके जाएगा, मतलब LLP इज रिस्पॉन्सिबल टू रिटर्न हिम विद द बेनिफिट और एनी लॉस इंकर्ड। अगर LLP नहीं दे पा रहा है तब बाहर वाला पार्टनर दे। 392 पनिशमेंट मैंने ये फॉरेन कंपनी की लाके लिखी है कि फॉरेन कंपनी का जो टॉपिक है पूरा का पूरा सेक्शन, उसमें अगर 392 में उसको पनिशमेंट लगती है तो कंपनी देगी मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 3 लाख और 50,000 पर डे। ये यूनिक पेनल्टी है क्योंकि यहाँ पर ये पेनल्टी अगर आप देखो तो ये ऑफिसर की पेनल्टी कंपनी से ज्यादा है। ठीक है, एंड द लास्ट पॉइंट फॉर द डे, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस। सर जब अगर एक फॉरेन कंपनी इंडिया में अपने शेयर रजिस्टर कराती है तो उसको प्रोस्पेक्टस देना होगा। जब वो प्रोस्पेक्टस देगी तो स्टार्टिंग के 2 साल के लिए उसको अपने प्रोस्पेक्टस के साथ अपने इंडियन बिजनेस का एड्रेस तो देना ही पड़ेगा, फॉरेन डॉक्यूमेंट इनकॉर्पोरेशन भी चिपका के साथ में देना होगा। इसको चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी 2 डायरेक्टर साइन करके रजिस्ट्रार को देंगे। इसमें वो पम्मी की इंफॉर्मेशन देंगे। सर पम्मी मतलब पम्मी के बारे में बताएंगे, अपने मैनेजिंग डायरेक्टर के बारे में बताएंगे, उनकी रेम्युनरेशन बताएंगे, कोई मेजर 2 साल में लास्ट कोई बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट हुए तो उसके बारे में बताएंगे। सर इसके बाद ये आप देंगे, प्लस अब इसमें ये हो गया सर, ये इंपॉर्टेंट है रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस। ठीक है, एंड यहां पर हम ये खत्म करते हैं। एक बच्चे का क्वेश्चन मेरे को दिखा, सर डिलीशन और रिपील में दिखा दीजिए। सर जब आप कोई चीज रिपील करते हो ना, मतलब आपने उसके लिए पूरा का पूरा प्रोविजन ही हटा डाला।
मतलब अगर आपको वापस उसको इंट्रोड्यूस करना है ना, तो आपको वापस बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट से पूरा प्रोसेस खींच के लाना होगा। लेकिन जब आप कोई चीज को डिलीट करते हो ना, आपने सेक्शन नंबर को रहने दिया है, बस उस प्रोविजन को वहां से हटा दिया है। तो प्रोविजन को जब आपने वहां से हटाया है ना, तो आपको स्टार्टिंग से लेके पूरा का पूरा वापस लाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अमेंडमेंट के थ्रू सेम सेक्शन में प्रोविजन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको सानू, पहले जब हम लोग पढ़ा करते थे ना, छोटे थे, तब हम लोग पढ़ते थे कि मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एक प्राइवेट कंपनी को स्टार्ट करने के लिए 1 लाख चाहिए और पब्लिक कंपनी को 5 लाख चाहिए। आज तुम देखोगे तो वहां पर लिखा हुआ है मिनिमम कैपिटल एट मे बी प्रिस्क्राइब्ड, बट फिर लिखता है देयर इज नो कैपिटल प्रिस्क्राइब्ड एज ऑफ नाउ। वो 1 और 5 वाला प्रोविजन डिलीट हो गया। रिलेटिव की जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो बोलता है रिलेटिव, ठीक है। तो आपका रिलेटिव तो दोनों है, तो दोनों भी अगर आप ऐड करो तो 1 लाख के ऊपर तो जा रहा है, वो अरिलेटिव थोड़ी ना बोलता है। इंटरस्टेट आरओसी, इंटरस्टेट ऑल्टर बता दो एक बार, वही तो स्टार्टिंग में बताया था। अगर इंटरस्टेट आप कर रहे हो जिसमें आरओसी चेंज हो जा रहा है आपका, तो पहले आपको एक बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन फाइल करना पड़ेगा। उसके बाद आप एक पब्लिक एडवर्टीजमेंट निकालोगे, लिस्ट बनाओगे क्रेडिटर्स की, एक महीना पहले एडवर्टीजमेंट निकालोगे आरडी को अप्लाई करने से पहले। अब देखोगे कि कोई ऑब्जेक्शन आया कि नहीं। अब कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, ठीक है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, तो अब आप आगे बढ़ोगे। अब आगे बढ़ने के बाद आप आरडी को अप्लाई करोगे। आरडी ने अगर अप्रूवल दे दिया तो दोनों आरओसी को आईएनसी 28 में बताओगे और उसके बाद 30 डेज में फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब जिसको जाना है वो जा सकता है, हमारा काम हो गया। हम बस यहाँ पर बैठ के आपके डाउट्स ले रहे हैं। इतनी जाओ तुम जलेबी फाफड़ा खाओ और जाओ एग्जाम तो जाके। डन। डर लग रहा है बेटा, देखो डर लग रहा है ये नॉर्मल चीज है, कोई दिक्कत नहीं है, डर सबको लगता है। नहीं 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 सर 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 सर, आप जिस कंपनी का ऑडिट कर रहे हो उसी को एमसीएस नहीं दोगे, ठीक है। जिस कंपनी का आप ऑडिट कर रहे हो उसी को नहीं। 100 क्वेश्चन का पीडीएफ बेटा, 100 क्वेश्चन का पीडीएफ ऊपर जो टेलीग्राम चैनल है उसमें मिल जाएगा, ज्वाइन करो ले जाओ बेटा। अर्जब तुमको तो डर लगना भी चाहिए। ऑडिटर इज डिस्क्वालिफाइड इफ डेथ इज मोर देन 5 लाख एंड गारंटी इज मोर। यस नील जी, करेक्ट। यस मिस्टर नील, यू आर राइट। ऐसा लग रहा है पेनल्टी प्रोविजन भूल गए बेटा। अर्जब तुमको हम सच बताएं तो मुझसे और ज्यादा भूल चुके हो। स्टूडेंट का रेसिडेंशियल स्टेटस मैंने पहले बोल दिया, जिस दिन आपका स्टूडेंट यहां से बाहर गया वो अब आपका नहीं है, सीधी सी बात, वो अब आपका नहीं है। जिस दिन आपका स्टूडेंट आपको छोड़ के बाहर गया वो आपका नहीं है, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट सर वो कल ही बता दिया था एलएलपी का। सर क्वेश्चन बता दो एग्जाम का, बताया तो 6 क्वेश्चन आएंगे जिसमें 3-3 पार्ट सब में होंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑडिटर देगा अंडर सेक्शन 140, अगर वो रिप्रेजेंटेशन लोग सुनना चाहते हैं। अगर वो रिप्रेजेंटेशन में गाली गलौच या ऐसा कुछ हुआ तो ट्राइब्यूनल से जाके बंद करवा सकते हैं। 120 डेज डीपी के रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए था। सेक्शन 2 मतलब शेड्यूल 2 ऑफ फेमा बात करता है, शेड्यूल 2 ऑफ फेमा बात करता है कुछ ऐसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की जो ये सारी चीजें ग्रांट करेंगे। अगर वो ग्रांट कर देना तो लिमिट नहीं है कोई अमाउंट पर, जो भी अमाउंट हो वो चल जाएगा। फ्रॉड अंडर सेक्शन 143(12) ये बताता है कि अगर कोई फ्रॉड हुआ है 1 करोड़ रुपए के ऊपर, 1 करोड़ या उससे ऊपर, तो भैया ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है 2 दिन में ऑडिट कमेटी को बताना और उसके बाद उनके रिप्लाई के लिए 45 डेज रुकना। नहीं आया रिप्लाई या आया रिप्लाई, जो भी सब कुछ अपने लेटर हेड पर रिकॉर्ड करके एमसीए को देना। पेपर इजी जाएगा, पेपर को कुछ नहीं होगा, पेपर आएगा इजी, जानेगा तो। कंपनीज एक्ट में एफवाई है, अलग है। अरे बेटा अच्छा वो अलग सुनो। कंपनीज एक्ट ये बोलता है कि अगर कोई कंपनी 1 जनवरी या उसके बाद इनकॉर्पोरेट हुई है तो उसका फाइनेंशियल ईयर अगले साल खत्म होगा जाके, ठीक है। कंपनीज एक्ट ये बोलता है। एलएलपी बोलता है अगर 30 सितंबर के बाद हुई है तो उसका अलग नेक्स्ट ईयर जाके होगा। केस बेस एमसीक्यू अप्रोच, अच्छा ये जरूरी है सर। कुछ की पॉइंटर्स आप पेपर के बारे में समझ लो, ठीक है।
OMR प्लीज फिल प्रॉपरली। हालांकि पहले वाले एग्जाम को देख के आपको समझ में आ ही गया होगा, OMR प्रॉपरली फिल करिएगा। आधा गोला डाल दिया, थोड़ा गोला डाल दिया, थोड़ा गोला कम डाल दिया, वो सब हरकत मत करना, गोला डाल देगा तुम्हारी जिंदगी में। ठीक है। दूसरा, स्टार्ट विद क्वेश्चन 6 प्लस क्वेश्चन 3, 4 रीडिंग इन 15 मिनट्स। जो स्टार्टिंग के 15 मिनट्स है ना, उस स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में आप क्या रीड करोगे? स्टार्ट विद क्वेश्चन 6 एंड 3 या 4 को रीड कर लो। अगर 3 आ गया है बहुत अच्छे से तो 4 को पढ़ना भी मत, सोचने लगना कि 3 और 6 को कैसे लिखोगे। ये नहीं कि 3 और 6 आ गया मार एकदम नाचे चले जा रहे हैं, 4 भी पढ़ ले, सब पढ़ ले। पहले 15 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में आपको ऐसे 2 क्वेश्चन खोजने हैं जो आपको सबसे अच्छे से आते हैं, और जनरली 3 और 6 काफी इजी क्वेश्चन होते हैं। कोई बात नहीं बेटा नील, अब जो हो गया उसको भूल जाओ, जो आ रहा है उसको तो ढंग से करो। ठीक है। MCQ पढ़ने में टाइम मत वेस्ट करना, वो आपको एमए भी करने हैं। अब सुनो होना क्या चाहिए आपका फॉर्मेट। लेट्स से अंडर गुड सर्कमस्टेंस क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 3 आ गया। अब क्वेश्चन 6 और 3 करके नंबर लपेट लिया, क्वेश्चन 6 और 3 करके नंबर लपेट लिया। अब चलो स्टैंड अलोन MCQ में। केस स्टडी अभी भी मत पढ़ो, स्टैंड अलोन MCQ में। अब इतना करने के बाद आपको एक फीलिंग आ जाएगी कि भैया मेरा 40 आ गया है। अब पासिंग सिक्योर हो गई, पासिंग सिक्योर हो गई। ठीक है, पासिंग सिक्योर हो गई। अब आगे बढ़ो। एक बार पासिंग सिक्योर हो गई, अब आप एक्सपेरिमेंटेशन शुरू करो। अब जो करना है करो। हमको पहले तो अपनी पासिंग सिक्योर करनी है ना। ठीक है, एक बार पासिंग सिक्योर हो गई, अब तुम आगे बढ़ो। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन बना लिए तुमने, पासिंग सिक्योर हो गई। अब तुमको जो एक्सपेरिमेंटेशन करना है करो, यू आर फ्री। ठीक है, अब तुमको स्टैंड अलोन MCQ करना है, तुम स्टैंड अलोन कर लो। ठीक है, तुमको स्टैंड अलोन MCQ करना है, तुम स्टैंड अलोन MCQ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 40 इतना कम में सर 80 का सोच लिया है। अरे ओ चचा, पहले पूरी बात सुन लो कुमार भैया। सोच तो तुमने माउंट एवरेस्ट से चढ़ के छलांग मारने का भी लिया, पहले सुन लो पूरी बात। 40 हो गया तुम्हारा पासिंग कंप्लीट। अब तुम अपना आगे चलो, तुमको जो टॉपिक जहां पर करना है उसके बारे में तुम सोच के आगे चलो। अब मेरे हिसाब से क्या करो, अब स्टैंड अलोन MCQ बन गए तो केस बेस MCQ निपटा दो। वो MCQ एक बार शीट क्लोज हो गई। अब आप पीछे आओ, 6, 3 आपने कर लिया, चलो क्वेश्चन नंबर 4 करो, 2 करो, खत्म करो। ठीक है, एकदम सिंपल। याद रखो सर, पेपर आपको आता होगा पूरा, ये मैं बता रहा हूं आपको। आपको खाली कंट्रोल क्या करना है, अपनी नर्व्स को। आपने बहुत मेहनत की है पिछले 3 दिन में या 1.5 दिन में। ठीक है, और इससे पहले भी आपने किया। अब खाली बात ऐसी है, अंकित दुबे सोच तो तुम कुछ भी सकते हो बेटा। अब बात ऐसी है कि आपको बस जाके वहां पर आग लगाना है। ठीक है, एकदम आग लगाना है। क्वेश्चन नंबर 6 के साथ शुरू करना है और एकदम आग लगा देनी है। ठीक है, कौन सा चैप्टर हो सकता है बेटा, वो देखो इंटरमीडिएट में आप ऐसे नहीं बता सकते कि कौन सा चैप्टर 6 में आएगा, कौन सा 3 में आएगा, क्योंकि उसका कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं होता। इट इज नॉट फाउंडेशन कि भैया ये वाले में यही आता है। आप पिछले 5 साल के पेपर निकाल के देखो, हर बार अलग आया है। और दूसरी बार हम आपको ये भी बता दें कि इस बार तो वैसे भी न्यू सिलेबस है, इस बार तो वैसे भी न्यू सिलेबस है। ठीक है, तो रिलैक्स करिए, आराम से एग्जाम देने जाइए। ठीक है, और आग लगा के आइए। ठीक है, ऑल द बेस्ट गाइस, और एकदम फाड़ देना जाके पेपर में। अभी क्या करना है ये सुन लीजिए। नाउ बिफोर स्टार्ट ऑफ द एग्जाम, बिफोर एग्जाम मार एकदम दबा के ब्रेकफास्ट चाप ले रहे हैं, ऐसा मत करिए। लाइट ब्रेकफास्ट करिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि मार जलेबी फाफड़ा कचौड़ी उचौड़ी खा ले रहे हैं और पता चला पेपर में जाके सो जा रहे हैं, दिमाग सो गया। वैसा नहीं करना है।
लाइट ब्रेकफास्ट करना है, और एग्जाम सेंटर में घुसने से पहले अगर अब आपको कुछ रिवाइज करना है तो बस आपको यही रिवाइज करना है बस, जिसमें फॉरेन कंपनी का मेरा 17 मिनट का वीडियो पड़ा हुआ है 17 मिनट्स में, तो यहां पर आपका समय बच जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल, बस यही करना है आपको रिवाइज बिफोर एंटरिंग द एग्जाम, क्योंकि ये न्यूली एडेड है। ठीक है, तो कचौड़ी उचौड़ी मत खाएं, और भैया एकदम बढ़िया से, हितेशी तो भैया खा के सो गई है एकदम, वो कचौड़ी उचूड़ी खा के पहले ही पैर फ्लैट कर लिया। वो बोली क्या होगा पढ़ लिख के बाबा, टेंशन क्या है, एक बार अटेम्प्ट नहीं होगा अगला निकलेगा। आरसीबी कप नहीं जीत रहा इतना साल से, हम एक बार में क्लियर करके क्या करेंगे। ठीक है, तो भैया मस्ती करिए और एंजॉय करके बढ़िया से एग्जाम दीजिए, और अच्छा अच्छा एग्जाम करने के बाद घर वापस आके हमको मैसेज करके जरूर बताइएगा कि आपका एग्जाम कैसा हुआ। बाय बाय, सी यू, टाटा, थैंक यू सो मच। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका एजुकेटर CS शांतम गुप्ता। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय।